गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। अपर पीसीएस रिवीजन क्लासेस में हम लोग यानी कि केसी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इसे हम प्रारंभ से प्रारंभ करेंगे, यानी कि शुरुआत से चलेंगे इस पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। जो टॉपिक आपको दिए थे कार्य योजना, उसको एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं ताकि आपका रिवीजन और अच्छा हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास में, यानी कि हिस्ट्री में इसके पार्टीशन की बात करेंगे दोस्तों। पार्टीशन इन द सेंस कि स्रोत क्या है उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत, ये जो है टॉपिक रहेगा। इसमें इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक, दूसरा काल आता है आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा आता है ऐतिहासिक। देखिए, ये तीन कालों में इतिहास डिवाइड होता है हमेशा। और इन तीन कालों की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, कई जगहों पे हमारे मन में भी ये सवाल उठते हैं कि क्या विद्वानों के द्वारा, देखिए वो तो विद्वान है ही, उन्होंने जो कुछ भी फैक्ट दिए हैं, जो भी जानकारी साझा की है पब्लिक के साथ, वो बेहतरीन है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं। परंतु परंतु अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारे भी कुछ सवाल उठते हैं कि इसको किस में रखा जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल हम वो कहते हैं जब मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, है ना। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, लेखन कला का ज्ञान नहीं था मानव को। इसको हम प्रागैतिहासिक, मानव को, इसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, लिखा हुआ मिला, लिखा हुआ है, लेखन है, परंतु पढ़ा नहीं गया। अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक क्या है कि मिला भी है, लिखा हुआ भी है और पढ़ा भी गया है, अगर सरल भाषा में कहा जाए या समझा जाए, है ना। तो ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो विद्वानों ने उत्तराखंड के इतिहास को किस प्रकार से बांटा गया, उन्होंने कहा कि प्रागैतिहासिक काल में हम दो ही चीज रखेंगे। एक तो रखेंगे हम पाषाण उपकरण, है ना, जब पत्थरों के औजारों का प्रयोग हुआ मानव के द्वारा, इसे रखा जाएगा। और दूसरा हम इसमें रखेंगे शैलाश्रय, या जिसे हम चित्रकला कह सकते हैं, उत्तराखंड की चित्रकला, शैलाश्रय। शैलाश्रय यानी कि हम इसे शैल चित्र भी कह सकते हैं, शैल चित्र, ठीक है, ये रखा। सेकंड में उन्होंने कहा कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या रखेंगे, तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम रखेंगे कप मार्क्स, कप मार्क्स। दूसरा हम इसमें रखेंगे ताम्र उपकरण, ताम्र उपकरण रखेंगे। तीसरा हम इसमें समाधान, और चौथा इसमें हम रखेंगे मृद भांड, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन, मृद भांड। ये चीजें हम इसके अंतर्गत रखते हैं, जो विद्वानों ने रखा है। और इस पे भी मेरा एक जो सवाल जो आपके साथ में डिस्कस करूंगा अभी, कि कहां पर जो है इतिहास की ऐतिहासिक परिभाषाओं का उल्लंघन जैसा लगता है, कहीं कहाँ लगता है वो मैं प्रमाण सहित बताऊंगा। उसके बाद जो हमारा ऐतिहासिक काल है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पुराभिलेख, पुराभिलेख, ठीक है। पुराभिलेख यानी कि प्राचीन जितने भी अभिलेख अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं। मुद्राओं की हम इसमें बात करेंगे, मुद्राएं, स्मारक भवन आ जाएंगे, भवन, और चित्र शैली, ये सब चीजें हम इसमें रखते हैं और पढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो है इतिहास को जानने के स्रोत ही जान लीजिए। इसके अलावा भी और भी इतिहास को जानने के स्रोत हैं। इसकी ये तो काल के अनुसार हमने विभाजित किया कि प्रागैतिहासिक काल में क्या रखेंगे, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। इसके अलावा हम जो है बात आगे करते हैं पाषाण उपकरण में। सबसे पहले मैं बात करूंगा
तो इन्हें जानने के ये जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं भाई, इनको जानने के दो स्रोत होते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक, जिसे क्या कहा जाता है, अवशेष स्रोत भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि वो जो चीज की हम बात कर रहे हैं उसके अवशेष कहीं न कहीं आज भी विद्यमान है। और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी कि कहीं कहीं लिखा हुआ है, किसी न किसी विद्वान की रचना में ये चीज हमें प्राप्त हुई या लिखी हुई मिली। पुरातात्विक और साहित्य। सबसे पहले बात करते हैं पाषाण उपकरणों की। और पाषाण उपकरणों में हम पहली बात क्या करते हैं, तो उत्तराखंड के जितने भी पाषाण उपकरण मिले हैं वो सभी किस काल के हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो आते हैं निम्न पुरा पाषाण काल के। निम्न पुरा पाषाण, निम्न पुरा पाषाण, ये ध्यान रखना है। निम्न पुरा पाषाण, ये जो है, जब हम पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड हम करते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसमें से भी पुरा पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो उसी पुरा पाषाण काल के निम्न पुरा पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो उस समय के जो पत्थर पाषाण उपकरणों का प्रयोग मानव के द्वारा किया जा रहा था, उस समय के तत्कालीन मानव के द्वारा, वो था क्वार्टजाइट या बलुआ पत्थरों का प्रयोग। उसी के आधार पर जो है हम इसे जानते हैं। हमारे जो इतिहास के स्रोत है उन्हें हम उसी आधार पर उनका आकलन करते हैं, उनको उनकी विवेचना करते हैं आदि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के दो चीज, यानी कि पाषाण उपकरण और शैलाश्रय। पहला आता है पाषाण उपकरण यानी कि पत्थरों के जो औजार, और दूसरा आता है शैलाश्रय। दोनों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि ये रिवीजन क्लास है, आप जानते ही हैं, इसमें हमारा मेन मकसद क्या है कि लेक्चर आप तक पहुंचना चाहिए। अगर मैं बात करूं पाषाण उपकरणों की, तो सबसे पहले हमने कहा कि लोअर पैथेलिथिक जो एज था, एरा था, यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण यानी कि पाषाण काल का भी पहला भाग है ना, वो जो है हमें उत्तराखंड में जो पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं उसमें देखने को मिलता है। इनकी खोज की थी केपी नौटियाल और यशोधर बेंजवाल ने। कौन लोग थे, आपको ध्यान रखना, सॉरी, केसी नौटियाल और यशोधर मठपाल, ठीक है, यशोधर मठपाल और केपी नौटियाल के द्वारा इन पाषाण उपकरणों की खोज की गई। दोनों के नाम भी आपको याद रखना है, एक तो थे केपी नौटियाल, नौटियाल, और दूसरे थे नौटियाल, और दूसरे थे यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल। ये दो लोगों के आप नाम याद रखेंगे। पाषाण उपकरणों को खोजने में इनका बड़ा योगदान रहा। और अगर मैं बात करूं कि कुछ विद्वानों ने कहा कि भाई नहीं, कुछ औजार मध्यपुरा पाषाण काल की हैं, मध्यपुरा पाषाण काल के भी कोई औजार है, जो किसने कहा, केवल केवल केपी नौटियाल जी कहते हैं कि नहीं, कुछ पाषाण उपकरण मध्यपुरा पाषाण काल के थे। बस दो ही जगह, पहला सबसे ज्यादा औजार तो इसी काल के हैं, दूसरा मध्यपुरा पाषाण काल के थे, केपी नौटियाल जी ऐसा कहते हैं। जबकि केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल ने मिलकर के निम्नपुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरणों को ढूंढा। कहाँ से मिले, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं तो अगर यमुना घाटी, यमुना घाटी कहाँ है, कालसी में, कालसी यानी कि श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ, और सॉरी, कालसी में विकास नगर की बात कर रहा हूँ। यमुना घाटी से प्राप्त जो पाषाण उपकरण है वो निम्नपुरा पाषाण काल से संबंधित है, क्योंकि उस समय जो है मनुष्य द्वारा जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया वो ये पत्थर किसके हैं, क्वार्टजाइट के हैं, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट और बलवा पत्थर जिसे हम कहते हैं, बलवा पत्थर, है ना। तो इनका जो है बहुत शुद्धिकरण नहीं हुआ था। शुद्धिकरण नहीं होने के कारण इनका जो आकार था बिडौल था, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि उत्तराखंड से जो भी पाषाण उपकरण मिले हैं उनमें से कोई भी माइक्रोलिथ एरा के नहीं है। माइक्रोलिथ यानी कि जब मध्यपुरा पाषाण काल, सॉरी, मध्य पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमें ये पत्थरों के औजार पाषाण उपकरण कैसे देखने को मिलते हैं, माइक्रोलिथ यानी कि छोटे रूप में और सुडौल व्यवस्थित, है ना, जिनको कि तराशा गया है, तराशे गए औजार जिनको कह सकते हैं। उसके अलावा अलकनंदा घाटी, यमुना घाटी के अलावा कौन सी जगह है, अलकनंदा घाटी, ये कहाँ है, श्रीनगर में है, श्रीनगर में अलकनंदा घाटी। फिर पश्चिमी रामगंगा घाटी जो कि पौड़ी और अल्मोड़ा में है। और इसके अलावा जो है खुटानी नाला एक जगह पड़ती है, खुटानी नाला,
कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है डायरेक्ट भी, खुटानी नाला कहाँ है। खुटानी नाला से भी निम्न पुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण मिले हैं, और खुटानी नाला जो है ये नैनीताल में है। कहाँ है ये? नैनीताल में। ठीक है, यहाँ से भी पाषाण उपकरण मिले हैं। पश्चिमी रामगंगा घाटी, जैसे हमने बात की, पश्चिमी रामगंगा घाटी से भी औजार मिले हैं। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा घाटी कहाँ है ये पौड़ी और अल्मोड़ा में है। पौड़ी और अल्मोड़ा, पश्चिमी रामगंगा घाटी। तो यमुना घाटी हो गया, अलकनंदा घाटी हो गया, खुटानी नाला हो गया, और पश्चिमी रामगंगा घाटी हो गया, और बहादुराबाद। बहादुराबाद, और ये बहादुराबाद कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में पड़ता है। इन जगहों से हमें जो है निम्न पुरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। जबकि अगर मैं मध्य पुरा पाषाण काल, जो केपी नौटियाल जी ने कहा, ये कहाँ से मिले हैं? श्रीनगर में एक क्षेत्र पड़ता है भाई, डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र है कहाँ? ये श्रीनगर में है। तो यहाँ से भी पत्थरों के औजार मिले श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इनकी बात करें कि भाई कहाँ कहाँ से मिले हैं, यमुना घाटी कालसी में, अलकनंदा घाटी श्रीनगर, खुटानी नाला नैनीताल, पश्चिमी रामगंगा घाटी पौड़ी और अल्मोड़ा में, बहादुराबाद हरिद्वार। और जबकि मध्यपुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण केपी नौटियाल जी के अनुसार श्रीनगर के डांग क्षेत्र से मिले हैं, ऐसा वो बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं खोज की बात करूं, सबसे पहले अगर खोज की बात की जाए तो सबसे पहले 1951 में यज्ञदत्त जोशी जी ने बहादुराबाद से, बहादुराबाद जिसकी अभी हमने बात की, बहादुराबाद हरिद्वार में ये स्थान पड़ता है, यहाँ से जो है सबसे पहले पाषाण उपकरण ढूंढने का श्रेय जिसको जाता है वो है यज्ञदत्त जोशी जी, इनके द्वारा। यानी कि जो भी ये यहाँ से प्राप्त उपकरण है ये किससे मिलते जुलते हैं? ये सोन घाटी से मिलते जुलते हैं। सोन घाटी, सोन घाटी, सोन नदी का नाम आपने जरूर सुना होगा। सोन जो है ये गंगा की सहायक नदी है, और गंगा में ये नदी जो है जो ज्योग्राफी बताता है, ज्योग्राफी कहता है कि दाहिनी ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, या दक्षिण की ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जो कि गंगा में मिलती है। तो सोन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, तो सोन घाटी, और जैसा हमने कहा कौन से उपकरण, जो बहादुराबाद से प्राप्त उपकरण है 1951 में यज्ञदत्त जोशी जी ने जो ढूंढे, ये सोन घाटी से मिलते जुलते हैं। सोन घाटी के जो उपकरण पूरा पाषाण काल के मिले हैं, वही जो है हमारे बहादुराबाद हरिद्वार नाम के स्थान से भी उत्तराखंड में प्राप्त हुई है। तो पहली पाषाण उपकरणों की खोज किसने की? 1951 में यज्ञदत्त जोशी के द्वारा की गई। यज्ञदत्त जोशी, जोशी नहीं कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, शर्मा, है ना। नाम तो इनका यज्ञदत्त ही है, शर्मा, जोशी नहीं है, तो ब्राह्मणी, परंतु जोशी ना होकर के शर्मा है, सॉरी। उसके बाद जो यहाँ से प्राप्त उपकरण है, इनको विद्वानों ने किस वर्ग में रखा है भाई? फ्लेग वर्ग में रखा है, फ्लेग वर्ग में। फ्लेग वर्ग क्या होता है? फ्लेग वर्ग का मतलब है, गंगलवाड़ एक शब्द सुना होगा जो कुमाऊं और गढ़वाल में प्रचलित होता है, गंगलवाड़ कहते हैं। गंगलवाड़ का मतलब क्या है? गंगा नदी के जो तटीय क्षेत्रों से ऐसे पत्थर प्राप्त होते हैं, मूल रूप में, यानी कि वहां से आप कोई भी पत्थर उठाते हो उसे गंगलवाड़ कहते हैं। लवाड़ का मतलब पत्थर ही होता है, गंगा मतलब गंग मतलब गंगा, गंगा नदी के किनारे से जो मूल रूप में जो पत्थर प्राप्त होते हैं उनको गंगलवाड़ कहा जाता है। तो वो एक्चुअल में जो है क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसीलिए जो फ्लेग वर्ग का मतलब क्या है कि ऐसे पत्थर जो पूरा पाषाण काल के मानव ने एज इट इज यूज किए थे उस समय, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार की उनकी काश्तकारी या फिर उसमें किसी भी प्रकार की उनकी रचना नहीं मिलती है कि भाई उन्होंने जो है उसको तराशा था, किस प्रकार से वो जैसे थे एज इट इज यूज किए गए। इसीलिए जो है उन उपकरणों को क्वार्टजाइट यानी कि बलुआ पत्थर में रखा गया है, और उसी को हम फ्लेग वर्ग कहते हैं। फ्लेग वर्ग में रखा गया उत्तराखंड के सारे उपकरणों को विद्वानों ने, उत्तराखंड के विद्वानों ने पाषाण उपकरणों को किस में रखा? फ्लेग वर्ग में रखा। आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से हथियार जो है हमें मिले? एक तो भाई मिला हथ कुठार, हथ कुठार, एक तो ये हथियार हमें प्राप्त हुआ, ठीक हो गया। दूसरा हमें क्या मिला? दूसरा मिला चॉपर्स। ठीक है, अब हथ कुठार का मतलब समझते हैं, हाथ में पकड़कर जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं और जिसके दोनों तरफ धार थी। हथ कुठार उसे कहा गया है जिसके दोनों तरफ क्या थी? धार थी। ऐसा पत्थर जिसके दोनों तरफ धार थी उसे हमने क्या कहा? हथ कुठार कहा। और चॉपर्स, फिर हथ कुठार के अलावा एक चीज थी छुर। छुर का मतलब था भाई कुल्हाड़ी या छोटी कुल्हाड़ी, ये भी हमें मिली है उत्तराखंड से ही। चॉपर से क्या था? शिलाओं को तोड़कर इच्छा अनुरूप जो आकार दिया जाता था, शिलाओं को तोड़ना है फिर जो बनाना, उसको कुल्हाड़ी बनाओ आप। जिस भी प्रकार का हथियार बनाना चाहते हैं पाषाण उपकरण,
वो था चॉपर्स, चॉप करने का जो काम करता था। एक था स्क्रैपर्स, स्क्रैपर्स, ये हथियार भी यहाँ से प्राप्त हुआ। तो हथियारों को आप जरूर ध्यान रखेंगे कि भाई कैसे कैसे जो है इनके नाम है। स्क्रैपर्स का मतलब था खुरचनी, इसको क्या कहते हैं, खुरचनी, इसको खुरचनी कहते हैं। छुर का मतलब होता है कुल्हाड़ी, है ना, कुल्हाड़ी। ये भी आपको अलग अलग नाम याद रखने पड़ेंगे। तो स्क्रैपर्स का काम क्या था, स्क्रैपर से मानव क्या करता था, इस शिला को काटने या छीलने में इसका प्रयोग करता था, उसको स्क्रैपर से स्क्रैप करना, है ना। सॉरी। एक था भाई चीरक, चीरक का प्रयोग जो होता था ये मांस को, ये स्पेशली जो है यूज होता था मांस को काटने छिलने के लिए, काटने छिलने में प्रयोग होता था। इसको हम क्या कहते थे, इसको विद्वानों ने कहा है चीरक। इसके अलावा छिद्रक, छिद्रक, छेनी और अनी, ऐसे हथियार थे, ऐसे उपकरण थे पाषाण काल में। तो इनका जो मूल काम होता है वस्तु में छेद करने के लिए होता था, ये छेद करने के काम आते थे, छेद करने के काम। तो नाम से लग रहा है छिद्रक, छेनी, अनी, ये छेद करने के काम आते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे पाषाण उपकरण। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं, वो है शैल, शैलाश्रय, है ना, शैलाश्रय, जिनको हमारे यहाँ कहते हैं उडियार। प्राचीन मानव की अगर मैं बात करूं तो वो गुफाओं में रहता था, इसमें कोई संदेह नहीं, है ना। अब वो जब गुफाओं में रहता था तो गुफाओं में वो किस प्रकार से जीवन निर्वाह करता था। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से गुफा चित्रों की हमने बात कही, तो गुफा चित्र कहाँ कहाँ से मिले हैं और कौन कौन से स्थान। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, जो बहुत फेमस स्थान है वो है लाखो उड़िया, है ना, लाखो गुफा जिसको हम कहते हैं। अब गुफाएं बहुत हैं, एक तो है लाखो गुफा, लाखो गुफा, या लाखो उड़ियार, उड़ियार का मतलब ही गुफा है, लाखो गुफा। इसके बारे में आपको दो तीन पॉइंट याद रखने। एक तो ये अल्मोड़ा में बाड़ीछेना दलबेंड के पास में स्थित है और सुयाल नदी के तट पर है। 1968 में इसकी खोज महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने की, एमपी जोशी ने। और दूसरा, इसे यहाँ पर एक नागफनी, क्या कह सकते हैं, नाग के फन के जैसे आकार का एक शिलाशय मिला है, इन द सेंस कि इस तरीके से ये उठा हुआ भाग, अब ये क्या कहा जाएगा, नाग के फन की तरह आगे आया हुआ भाग है, जो ये नागफनी के आकार का शिलाशय भी यहाँ से मिला है, ऐसा पूछा जाता है। और अगर यहाँ से हम बात करें कितने चित्र मिले, तो भाई 68 चित्र मिले हैं, 68, ठीक है ना। 68 चित्र जो है यहाँ से प्राप्त हुए। इनका जो मुख्य विषय वो क्या है, समूह नृत्य है, समूह नृत्य रत मूर्तियां या आकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई है। लाखों गुफा की मैं बात कर रहा हूँ। 1968 में, कुछ फैक्ट याद रखेंगे, 1968 में सुयाल नदी यानी कि शामली नदी, इसका इसका जो पौराणिक नाम है वो क्या है, शामली, शामली या सुयाल नदी के तट पर खोज करता थे एमपी जोशी यानी कि महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा 1968 में इसे ढूंढा गया था। कहाँ से, अल्मोड़ा में दलबेंड एक जगह पड़ती है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में दलबेंड, है ना, दलबेंड के पास में ये गुफा ढूंढी गई सबसे पहली बार। और इसे जो है क्या कहा जाता है, इसका एक उपनाम भी है, इसे कहा जाता है उत्तराखंड के, यूके के यानी कि उत्तराखंड के शैल चित्रों का, उत्तराखंड के शैल चित्रों का संग्रहालय या म्यूजियम इसे कहा जाता है, संग्रहालय। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। बाकी नागफनी के आकार का शैलाश्रय इसमें जो है, नागफनी या नाग के फन जैसा, यहाँ नागफनी उस पौधे की बात नहीं हो रही है जो नागफनी पौधा होता है, यहाँ बात हो रही है उसकी जो नाग के फन की तरह दिखता है, नागफनी के तरह का शैलाश्रय, एक पत्थर जो है इस तरीके का यहाँ से प्राप्त हुआ। अब अगर मैं बात करूं दूसरी जगह, तो वो है भाई फड़का नौली, फड़का नौली, फड़का नौली की अगर मैं बात करूं तो 1985 में इसकी खोज जो है, फड़का नौली की खोज जो है किसने की थी, यशोधर मठपाल जी ने की थी, यशोधर मठपाल, है ना। यहाँ से भी क्या मिला है, यहाँ 3 गुफाएं हैं, 3 गुफाएं फड़का नौली से प्राप्त हुई हैं। कितनी गुफाएं, 3 गुफाएं। और साथ ही साथ जो पहली गुफा में 20 मानव आकृतियां हैं, नर्तक टोलियां हैं। दूसरी गुफा में 10 हस्तबद्ध नर्तक है, हस्तबद्ध मतलब हाथ बांधे हुए नर्तक हैं। और तीसरी गुफा में कुछ लिखा हुआ पाया गया, उसको भी लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है, और उसको भी हम संखलिपि में रखते हैं, संखलिपि में अगर रखते हैं उसको, यानी कि फड़का नौली की जो तीसरी गुफा है उसे हम ऐतिहासिक परिभाषाओं के अनुसार किसमें रखेंगे, उसे हम आद्य ऐतिहासिक में रखेंगे, क्योंकि लिखा हुआ तो है पर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, और हमने कहा कि संखलिपि में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है एक जगह पेटसाल,
फड़कनौली कहाँ है? अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में। और पेड़साल भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। इसकी खोज जो है 1989 में। ये 4 साल का डिफरेंस आप याद रखेंगे। व्यक्ति वही है, यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल ने इसे ढूंढा और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो है पेड़साल से 2 गुफाएं मिली। पेड़साल से 2 गुफाएं मिली। एक में तो कोई स्त्री का एक चित्र बना हुआ है जो नीचे झांक रही है और नीचे जो है लोग नृत्य कर रहे हैं। होता नहीं, एक स्थान बना हुआ था घर के खिड़की, मान लो खिड़की से एक स्त्री झांक रही है और नीचे जो है लोग नृत्य कर रहे हैं, तो उसको झांकता हुआ दिखाया गया है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है यहाँ से नृत्य माने जो है एक आखिर दृश्य जो है यहाँ दिखाया गया है। आखिर दृश्य, आखिर का मतलब क्या होता है? शिकार करता हुआ एक दृश्य दिखाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक जगह पड़ती है भाई हटवाल घोड़ा। हटवाल घोड़ा ये भी एक पुरातात्विक स्थल है, ध्यान रखना है, हटवाल घोड़ा। और हटवाल घोड़ा की अगर मैं बात करूं तो अल्मोड़ा में है। यहाँ से सिंगों का मुखौटा पहने हुए एक मानव दिखाया गया। कैसा? सिंगों का मुखौटा। उसने मुखौटा तो पहना है, नकाब तो पहना, पर कैसा? सिंगों वाला, ठीक है ना। तो सिंगों का मुखौटा पहने मानव और बैल, वृषभ, वृषभ मतलब होता है बैल, वृषभ के चित्र मिलते हैं यहाँ से। तो एक तो मुखौटा पहना, मुखौटा भी कैसा? सिंह वाला, सिंह वाला मुखौटा पहने हुए कोई मानव है, साथ में वृषभ का चित्र है, वृषभ कहते हैं बैल का, है ना। ये जो है हटवाल घोड़ा से हमें प्राप्त हुआ है और अल्मोड़ा में ये जगह है, अल्मोड़ा। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है आपका लेथाप। लेथाप, ले का मतलब कुमाऊं में होता है खून, और खून का रंग क्या होता है? लाल, है ना। लेथाप इस जगह का नाम क्यों पड़ा? यहाँ से जो चित्र मिले हैं वो लाल, चटक लाल रंग के, चटक लाल रंग का उपयोग इन चित्रों में होने के कारण से लेथाप कहा गया। और लेथाप भी कहाँ है? अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में है लेथाप, ये आप ध्यान रखेंगे। और चटक लाल रंगों का जो प्रयोग हुआ है खून के जैसे रंग का, इसलिए इसको लेथाप कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्या मिला है इन शैल चित्रों में? मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है, मानव को शिकार करते हुए दिखाया, शिकार करते दिखाया गया गया है, ठीक है। और अगर बात करें तो जैसा हमने कहा, इसके अलावा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करने के चित्र भी, मानवों के हाथों में हाथ डालकर नृत्य करने के चित्र भी इसी जगह से प्राप्त होते हैं, लेथाप से। उसके बाद अगर बात करें तो आती है भाई ग्वारखा गुफा। ग्वारखा, अब ये जो ग्वारखा गुफा है, जैसा हमने कहा, ये कोई गुफा है ही नहीं। ये पीली धारीदार चट्टाने हैं और उनका रंग कैसा है? कलर पीला है। उनमें कुछ चित्र बने हुए हैं। अब उन चित्रों में अगर मैं बात करूं, ग्वारखा क्यों कहते हैं? गोरखों के द्वारा जो है यहाँ पर धन छुपाया जाता था, ऐसा कुछ चमोली के जो स्थानीय लोग हैं वो मानते हैं। और ये चमोली में है। और चमोली में भी अगर गांव की बात करें तो डुंगरी गांव में है। कभी कभी गांव पूछ लेता है, तो डुंगरी गांव में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, डुंगरी गांव के निकट में है। इस गुफा की खोज किसने की थी? राकेश भट्ट ने इसकी खोज की थी। राकेश भट्ट इसकी खोज करता है, खोज करता है। और जबकि अगर मैं बात करूं अध्ययन किसने किया था, इस पर स्टडी किसने किया था, तो फिर राकेश भट्ट का नाम आपको हटाना पड़ेगा और नाम लिखना पड़ेगा यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल ने इस पे अध्ययन किया था कि है क्या है यहाँ। इन चित्रों का जो विषय बताया गया वो विषय पूछा जाता है इसका। तो ग्वारखा गुफा के चित्रों का जो विषय है वो क्या है? शिकार है। यहाँ मानव को शिकार करते हुए ज्यादा दिखाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चित्र मिले हैं, किस किस के मिले हैं? मानव के चित्र मिले हैं, भेड़ के चित्र मिले हैं, 12 सिंघा के चित्र मिले हैं, 12 सिंघा के चित्र मिले हैं। और साथ ही साथ जो है मानव और 12 सिंघा, भेड़ और लोमड़ी, लोमड़ी के भी यहाँ चित्र मिले। मानव, भेड़, लोमड़ी और 12 सिंघा के रंगीन चित्र यहाँ। ये गुफा नहीं है बल्कि कैसी है? ये एक पीली धारीदार चट्टान है। हो सकता है पहले हो गुफा, फिर कुछ जो कह सकते हैं कि भू गतिविधि जो होती है आंतरिक बल के कारण पृथ्वी के, उसमें हो सकता है कि ये गुफा छुप गई हो या दब गई हो। ये कह सकते हैं जो गुफा वाला स्थान हो वो किसी न किसी कारण से दब गया। आगे बढ़ते हैं, अगला स्थान आता है हुडली, है ना। हुडली या हुडौली के नाम से इसको जानते हैं, स्थानीय लोग इसे हुडौली के नाम से जानते हैं और किताबों में आपको इसका नाम हुडली मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे ये है भाई, शैल चित्र मिले हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये शैल चित्र किस रंग के हैं? पहली बार किसी गुफा चित्र में एक नए रंग का प्रयोग देखने को मिला, वो था नीले रंग। नीले रंग के का प्रयोग जो है इस हुडली गुफा के शैल चित्रों में किया गया है। और नीले रंग का प्रयोग जो है पहली बार जो है किसी गुफा चित्र में हुआ है। इसके अलावा हुडौली के पास में एक जगह पुरौला, है ना, एक जगह है पुरौला, दोनों ही जगह उत्तरकाशी में पड़ती है, उत्तरकाशी।
अभी जो हुडली है यहाँ से तो नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, ये ठीक है, परंतु जो पुरोला है, पुरोला से क्या मिला? वही पुरोला से जो है एक आलेख प्राप्त हुआ है जो 2100 से लेकर के 1400 2100 बीसी से लेकर के 1400 बीसी तक के टाइमिंग पीरियड का इसमें बताया जाता है। इसमें जो लिखा है हम पढ़ नहीं पाए हैं और हमने कहा कि उसे किस लिपि में लिखा है, संख लिपि में लिखा गया है। जैसा मैंने कहा कि कुछ नहीं समझ में आएगा अगर लिखा हुआ तो उसे हम जो है संख लिपि कह देंगे, और जबकि इतिहास कहता है कि जब आपको लिखा हुआ मिल रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रहते हैं। वहां से बहुत कुछ लिखा हुआ हमें मिला है, परंतु उसको हम पढ़ नहीं पाए, राइट। अब अगर मैं बात करूं मौर्य वंश के समय की भी, अशोक मौर्य ने जो कि शिलालेखों का प्रचलन उसने कराया, उसके शिलालेखों को भी तो पढ़ लिया गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अब जब पढ़ लिया गया तो ऐतिहासिक हो गया ना, उसको भी आज तक जो है हम किस में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक में रख देते हैं। तो ये थोड़ा सा जो मैं कह रहा था कि मेरे जो अपने क्वेश्चन है वो यही बनते हैं कि जब जो चीजें पढ़ ली गई हैं तो ऐतिहासिक शब्द का मतलब क्या है? हमारे पास लिखा हुआ मिला भी हमें, हमने उसको पढ़ भी लिया। अब जब अशोक के शिलालेखों का को भी जो भी लिखा हुआ है हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ लिया है, तो ठीक है, पहले तक आप उसको रखिए प्रागैतिहासिक सॉरी आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन अब तो पढ़ लिया गया ना, अब तो उसको ऐतिहासिक में जोड़िए। और यही चीज सेम एज है कि इसको विद्वान रखते हैं इनको जो है प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में तो मानव को लेखन कला का ज्ञान ही नहीं था, जबकि पुरोला में एक आलेख मिला है, आलेख मतलब कुछ लिखा हुआ मिला हुआ है। ये जब आलेख मिला है और आप कह रहे हैं संख लिपि है, चलो आपको पढ़ना नहीं आया, तो सेम है, है आद्य ऐतिहासिक काल। यही तो कहता है आद्य ऐतिहासिक काल, कहता है लिखा हुआ तो मिला परंतु हम उसको पढ़ नहीं पाए। तो लेकिन अब जो चल रहा है, जो ट्रेडिशन है, जो ट्रेंड है, मैं कहूंगा वो चल रहा है तो चल रहा है, उसमें जो है मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आगे अगर बात करें तो फिर मैं बात करूंगा किमनी गांव। अगला गांव आता है किमनी गांव। किमनी गांव, अगर किमनी गांव की बात की जाए तो ये चमोली में स्थित है। सबसे पहली बात, यहां से भी क्या मिले हैं? यहां से भी शैल चित्र मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं। अब शैल चित्र मिले हैं तो इसमें ये जो शैल चित्र हैं ये किस रंग में है? ये इसमें भी सफेद हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है, सफेद हल्के रंग का प्रयोग इसमें हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो है पशुओं के भी चित्र मिले हुए हैं। बाकी ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। किमनी गांव कहाँ स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे, चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित। एक जगह और आती है भाई, वो आती है फिर मलारी गांव, बहुत फेमस जगह है मलारी गांव, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें मिलती हैं और ये इसे आप किस में रखेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि इतिहासकारों ने इसे जो है एक गुफा के रूप में या ये कह लीजिए कि पुरातात्विक स्रोत में रखा है, ठीक है। यहाँ से भाई एक तो समाधान मिला है ना, एक तो कुछ बर्तन मिले हैं, समाधान के साथ साथ बर्तन, बर्तन भी यहाँ से मिले हैं। और इसमें जो है सोने का मुखावरण भी मिला है, सोने का मुखावरण भी मिला है। तो इसको एक्चुअल में जो है हमें कहाँ रखना चाहिए? समाधान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही जो है 1956 में यहाँ से समाधानों की खोज की थी, ठीक है ना। यहाँ से समाधानों की खोज हुई थी 1956 में। तो इस हिसाब से इसे भी हम कहाँ रखेंगे? समाधान में रखना चाहिए था। परंतु साथ ही साथ यहाँ से बर्तन भी मिले हैं, मुखावरण भी मिला है। 2002 में HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की टीम गई थी यहाँ पे, उन्होंने बहुत चीजें ढूंढी है। और यहाँ पर घोड़े का कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, या किसी जीव का, कोई कहते हैं घोड़ा है, कोई कहते हैं जीबू है, जीबू है ना, जो ये भूटिया जनजाति के द्वारा जो एक गाय जैसा जानवर पाला जाता है, याक जैसा ना, बालों की उसमें जो है कमी होती है। याक तो बालों से भरा रहता है, लेकिन जीबू जो है उसमें बालों की कमी पाई जाती है, एज इट इज जैसे कि भूटिया जनजाति के लोगों में पाई जाती है बालों की कमी। तो ये भी जो है सही है। अब आगे मैं बात करता हूँ कि दूसरा पॉइंट हमने कहा आद्य ऐतिहासिक काल में क्या रखा है इन्होंने। अब आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले इन्होंने हमने बात की इस चीज की, आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ पे सबसे पहले बात की कप मार्क्स की। कप मार्क्स का मतलब क्या है? गड्ढे नुमा चिन्ह। गड्ढे नुमा चिन्ह मतलब जिसको हम अपनी भाषा में हम क्या कहते हैं? ओखली। तो ये ओखलियां कहाँ कहाँ से मिली और ये कैसे प्रमाण है, अगर इसकी मैं बात करूं तो उत्तराखंड के विशाल भूखंडों पर, चट्टानों पर जो ओखली नुमा गड्ढे मिले हैं, उन्हीं को पुरातत्व की भाषा में क्या कहा गया? कप मार्क्स कहा गया। क्या कहा गया है? कप मार्क्स। कहाँ पर मिले हैं? चट्टानों पर मिले हैं या भूखंडों पर मिले हैं। तो जगह जगह जो ओखली नुमा जो गहरे गड्ढे पाए गए हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं पुरातत्व की भाषा में? उसे जो है विद्वान ने कप मार्क्स कहा है,
कपमार्क्स की सबसे पहली खोज 1877 में होती है और खोज का श्रेय किसको जाता है? रिबेट कार्नक। रिबेट कार्नक ने चंद्रेश्वर मंदिर से द्वाराहाट का एक मंदिर है, द्वाराहाट में चंद्रेश्वर मंदिर, वहां से जो है कुछ ओखलियों की खोज की और वो ओखलियां इन्होंने कहा कि भाई ये गड्ढेनुमा यानी कि कपमार्क्स की खोज की, जो कि 12 समानांतर पंक्तियों में खुदे हुए हैं, समानांतर पंक्तियों में खुदे हैं, ये खोज की। अब इसके अलावा क्या कहीं और से भी ओखलीनुमा या कपमार्क्स जो गड्ढे हैं वो मिले हैं क्या? बिल्कुल मिले हैं। ये ऐसे गड्ढे कहाँ कहाँ से पाए गए हैं? एक तो भाई बग्वाली पोखर से पाए गए हैं। बग्वाली पोखर ये अल्मोड़ा में स्थित जगह है। बग्वाली पोखर एक जगह, पहले तो सबसे पहली खोज तो कहाँ से हुई है? द्वाराहाट, चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट, यानी कि ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है। द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर के पास में है पहली खोज। उसके अलावा जब बाद में खोजा हुई तो बग्वाली पोखर अल्मोड़ा से मिला भाई। देवली धार एक जगह पड़ती है, ये भी अल्मोड़ा में है, ठीक है। यहां से भी जो है कपमार्क्सों की खोज हुई। और अगर मैं इसके बाद बात करूं देवली धार और इसके अलावा, तो गोपेश्वर से भी ओखलियां मिली है। गोपेश्वर चमोली में पड़ती है वह जगह। गोपेश्वर के अलावा जो है अन्य जगहों में जैसे आता है बाड़े छेना। बाड़े छेना ये अल्मोड़ा में पड़ता है, बाड़े छेना वही जगह, ठीक है। और इसके अलावा जो है बाड़े छेना में तो जो 5 कपमार्क्स के साथ एक त्रिशूल और स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाड़े छेना में क्या मिला है? 5 कपमार्क्स के साथ साथ त्रिशूल बना हुआ है चट्टान पे और त्रिशूल के साथ साथ एक स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह जो हम इस तरीके से धार्मिक रूप से हम इस तरीके से बनाते हैं, है ना। जेड दो प्रकार से, जो 2 टाइप से बनाया जाता है। और इसके अलावा जो है द्वाराहाट में ही एक जगह पड़ती है मुनिया की ढाई। द्वाराहाट में एक जगह पड़ती है मुनिया की ढाई। मुनिया की ढाई ये जगह पड़ती है द्वाराहाट अल्मोड़ा में। यहाँ से भी कपमार्क्स मिले हैं और यहाँ से जो कपमार्क्स मिले हैं वो क्या मिले हैं? 22 उखल मिले हैं। उखल मतलब ओखली, 22 ओखलियां मिली हैं समानांतर एक क्रम, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सन्ना बसेड़ी, है ना, और भी कई जगह हैं जहां से कपमार्क्स पाए गए हैं। फिर आगे बात करते हैं हम ताम्र उपकरणों की। तांबे के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले? ताम्र उपकरण में 3 चीजें आपको ध्यान ज्यादातर जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले तो पहली खोज हुई वो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। यज्ञदत्त शर्मा ने ये खोज की और कब की? 1951 में की। कहां से की? बहादुराबाद से की। बहादुराबाद से की। और क्या मिले यहाँ से? भाले, तलवार, कड़े, कुल्हाड़ी, ये सब चीजें जो है भाले भाले हो गए, कड़े हो गए, ताम्रपूर्ण में है। यहाँ से कुल्हाड़ी हो गई, तलवारें हो गई, कड़े हो गए, ये सब प्राप्त हुए। और ये किसने ढूंढे? 1951 में यज्ञदत्त शर्मा जी ने ढूंढे। और ये कहाँ रखे गए हैं? ये गुरुकुल कांगड़ी के संग्रहालय में रखे गए। गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है वहां पर उसका जो म्यूजियम है वहीं पर इन चीजों को आज भी रखा गया है। इसके अलावा 2 और खोज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो पिथौरागढ़ में एक क्षेत्र पड़ता है बनकोट, है ना। बनकोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। पिथौरागढ़ में यहाँ से क्या मिला? 8 ताम्र मानव कृतियां मिली। ताम्र मानवा कृतियां यहाँ से मिली। इनकी खोज भी जो है यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा की गई 1889 में की थी। और दूसरे जो है एक और जगह है उत्तराखंड में ही, वो जगह है नैनी पातल, ठीक है ना। नैनी पातल, नैनी पातल भी जो है ये पिथौरागढ़ में पड़ती है जगह। नैनी पातल पिथौरागढ़ एज इट इज। और यहाँ से क्या मिला? यहाँ से जो है 5 ताम्र मानवा कृतियां मिली। ताम्र मानवा कृतियां ये कहाँ से मिली? नैनी पातल से मिली है। अब ये जो दोनों जगह के हमें चीजें मिली, ये देखो बहादुराबाद का तो जो भी हमें ताम्र उपकरण मिले ये कहाँ है? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के म्यूजियम में है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के म्यूजियम में है भैया। और ये जो बनकोट और नैनी पातल से हमें ताम्र उपकरण मिले ये हमने कहाँ रखे? राजकीय संग्रहालय में संरक्षित है। ये राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय में संरक्षित है। और उत्तराखंड का जो राजकीय संग्रहालय वो कहाँ है? जो स्टेट म्यूजियम है वो है अल्मोड़ा में। और राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में ये सुरक्षित रखे। तांबे के उपकरणों में ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, मैं शवाधानों की बात करूंगा। शवाधान, तो मैं शवाधानों की पहली खोज किसके द्वारा की गई? 1856 में की, 1856 में। कहाँ से? देवी धुरा। देवी धुरा कहाँ पड़ता है? देवी धुरा पड़ता है चंपावत में, जहाँ पर जो है बग्वाल मेला लगता है। बग्वाल मेला यानी कि पत्थरों के युद्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध है बग्वाल मेला। और इनकी जो खोज की थी वो हैनवुड ने की थी। विलियम हैनवुड इनका नाम क्या है? विलियम हैनवुड इनका नाम है। और इन्होंने ये खोज कर दी थी 1856 में। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पुरातत्व का जनक।
देखो पुरातत्व में बहुत सारी चीजें आती हैं, परंतु सबसे पहली खोज अगर कुछ हुई तो वो समाधानों से संबंधित खोज हुई। और वो खोज किसने की? वो खोज विलियम हेनवुड ने की, और कब के? 1856 में कर दी थी। अभी हमने ताम्र उपकरणों की बात, सॉरी, कप मार्क्स की बात करी, तो कप मार्क्स सबसे पहले कहाँ से मिले भाई? कप मार्क्स की खोज जो है 1877 में रेबेट कार्नक ने की। अब मैंने गुफाओं की बात की, गुफाओं की सबसे पहली खोज 1868 में एमपी जोशी ने की। और पाषाण उपकरणों की खोज भी 1951 में योगेंद्र शर्मा ने की। और इसके अलावा अभी हमने जो पढ़ा, ताम्र उपकरण के साथ साथ हमने एक और चीज पढ़ी कि सबसे पहले जो है मानव के द्वारा, हाँ, तांबे के उपकरणों की खोज 1951 में हुई। ताम्र उपकरण की खोज किसने की? योगेंद्र शर्मा ने की 1951 में। तो ये सन आप देख रहे हैं, ये सन क्या है? गुफाओं की खोज 1968 में हुई, है ना। और कप मार्क्स खोज 1877 में हुई, 1877। और ताम्र उपकरणों की खोज 1951 में हुई। पाषाण उपकरणों की खोज 1951 में हुई। और लेकिन आप देख, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1856 में सबसे पहले समाधानों की खोज, समाधान। तो इस हिसाब से यहाँ पे सन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहली खोज किस चीज की हुई? उत्तराखंड में, वो समाधानों की हुई। और उसको करने का श्रेय हेमवुड को जाता है, इसलिए हेमवुड को उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक कह दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहली खोज की थी, इसमें कोई संदेह नहीं। समाधानों की खोज की इन्होंने। अगर बात की जाए मलारी गांव, 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी हैं, जो जिनको चारण के नाम से भी जाना जाता है, शिव प्रसाद डबराल ने मलारी गांव से जो है समाधानों की खोज की थी 1956 में। कौन सी जगह? ये मलारी गांव। मलारी गांव कहाँ पड़ता है? ये चमोली में पड़ता है। चमोली में मलारी गांव की खोज, ये भी सही है। इसके अलावा यशोधर मठपाल की मैं बात करूं तो उन्होंने भी जो है नौला और जैनल, दो गांव पड़ते हैं अल्मोड़ा में, नौला और जैनल, ये जो दो गांव पड़ते हैं, तो यहाँ पर जो है यशोधर मठपाल जी ने समाधानों की खोज की। तो समाधानों में भी आपको तीन जगह बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो देवीधुरा में हेनवुड द्वारा 1956, मलारी गांव में चमोली में शिव प्रसाद डबराल द्वारा, और नौला और जैनल गांव अल्मोड़ा के यशोधर मठपाल के द्वारा ये समाधानों की खोज की गई। तो यहाँ पर जो है हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है, जो हमने अभी बात की आद्य ऐतिहासिक काल की, है ना। आद्य ऐतिहासिक, इसमें मृद भांड आते हैं, मिट्टी के बर्तन कहाँ कहाँ से पाए गए हैं, तो आपने कुछ जगहों के नाम पढ़े होंगे, सुने होंगे। आगे बढ़ो, कहाँ कहाँ से जो है हमें मृद भांड की मैं बात करूँ, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन कहाँ कहाँ से मिले। एक तो हमने कहा कि मलारी गांव के जो समाधान मिले वहीं से मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, तो मलारी गांव भी इसमें शामिल है। थापली इसमें शामिल हो जाएगा। थापली जो है ये टिहरी में पड़ता है एक्चुअल में, इसमें कई लोगों को कंफ्यूज होता है, वो कुछ लोग कहते हैं पौड़ी में, श्रीनगर में पड़ता है। नहीं, श्रीनगर का ऐसा है ना, ये अलकनंदा नदी है। अगर अलकनंदा नदी जहाँ से बह के आ रही है, लेफ्ट साइड में यहाँ श्रीनगर है ना, और इधर साइड जो है ये टिहरी का क्षेत्र लगता है, टिहरी, है ना, देवप्रयाग वाला रीजन लगता है। तो ये राइट हैंड साइड बताता है इतिहास, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो थापली जो है किसमें आ जाएगा? टिहरी में आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा अलकनंदा घाटी, ठीक है, यही होगी टिहरी वाला। और एक हो गया आपका काशीपुर, काशीपुर से भी हमें जो है मिट्टी के बर्तन मिले हैं। एक हो गया हरिद्वार, हरिद्वार से। एक हो गया रामगंगा घाटी, यहाँ से भी मिले हैं रामगंगा घाटी से। और एक हो गया पुरौला, पुरौला, इससे भी मिले हैं। सन्ना बसेड़ी से भी हमें ये जो है मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तनों की अगर हम बात करें तो इन जगहों से मिले हुए हैं, ठीक है ना। और मिट्टी के बर्तनों की खोज की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि इससे संबंधित कई खोजें हो चुकी हैं। और बात करते हैं, हाँ, तो ये मृद भांड कहाँ से पाए गए? इन जगहों से पाए गए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अब हम आएंगे ऐतिहासिक स्रोतों में। ऐतिहासिक जो स्रोत होते हैं, ऐतिहासिक स्रोत, भाई ये ऐतिहासिक स्रोतों में हमने कहा सबसे पहले पुराभी लेख, पुराभी लेख। अब ये पुराभी लेख
की बात करें तो बिल्कुल सही। यहाँ पर हम जो है ऐतिहासिक स्रोतों में सबसे पहले देखेंगे कालसी का जो शिलालेख है अशोक का, कालसी शिलालेख, कालसी शिलालेख ये आता है। इससे हमें क्या है, अब देखो पुराभिलेख का मतलब क्या है, ऐसे अभिलेख यानी कि ऐसा कुछ लिखा हुआ जो या तो पत्थरों में लिखा गया है उसको हमने शिलालेख कह दिया, जो गुफाओं में लिखा गया है उसे हमने गुफालेख कहा, जो दीवार पर लिखा गया हमने उसको भित्तिलेख कह दिया, या दीवार पर जो लिखा हुआ है भित्तिलेख उसको जो है कहा जाता है। जो तांबे के एलिमेंट यानी कि तांबे की किसी वस्तु पर लिखा गया उसको हमने ताम्रलेख कहा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पुराभिलेख का मतलब पुराना कुछ लिखा हुआ जो आज भी हमारी जानकारी का स्रोत। तो पुराभिलेख, पुराना मतलब बहुत प्राचीन, अभिलेख मतलब हो गया कि कुछ लिखा हुआ, पुराना कुछ लिखा हुआ, कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है। मूर्ति लेख भी हम कहते हैं, मूर्ति लेख मतलब किसी मूर्ति के नीचे जो है ये चीज लिखी हुई होगी। तो ये सब चीजें हमने ध्यान रखनी है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कालसी के शिलालेख की। इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये पाली भाषा में है पहली बार, है ना, जबकि भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो अशोक के सारे शिलालेख किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में, परंतु उत्तराखंड में इसे पाली भाषा माना गया पहले से ही, जो इसका आंसर यही आता है। तो उसी को लेकर चलेंगे, मैं इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा। इसकी खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट द्वारा की गई थी, ठीक है। और यहाँ से जो है क्या मिलता है, एक तो पुलिंद शब्द मिलता है, एक अपरांत मिलता है, एक अपरांत और पुलिंद। अपरांत जो शब्द है इस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया, और पुलिंद यहाँ पर निवास करने वाले जाति या लोगों के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया था। इसके अलावा जो है एक है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। इससे ये पता चलता है कि यमुना घाटी में जो यमुना घाटी जो जगह है ना, विकासनगर वाली क्षेत्र में, उत्तरकाशी और विकासनगर के बीच में जो यमुना घाटी का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर यवनों का राज था। यवन मतलब यूनानी लोग, यूनानियों का जो है शासन हुआ करता था, इसलिए पता चलता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है एक मूर्ति लेख की अगर मैं बात करूं, मूर्ति लेख, तो त्रिजुगी नारायण आप जानते हैं, त्रियुगी नारायण जो है ये बहुत फेमस जगह है। इसे उत्तराखंड सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से भी जो है अब इसको त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में 2017-18 में इसे वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया गया था, त्रियुगी नारायण। और यहाँ पर अगर मैं सही बताऊं, भगवान शिव का मंदिर है और भगवान विष्णु का भी यहाँ पर मंदिर है ना। त्रियुगी नारायण, नारायण वैसे भी भगवान विष्णु को कहा जाता है। यहाँ की बड़ी विशेषता है, इसकी जो पहचान का कारण है, यहाँ ऊपर एक कोई स्थान है भाई टॉप पे, और नीचे एक स्थान है माना। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जो है आप कोई भी यज्ञ कर्म कांड कोई भी व्यक्ति करे, अब इसमें आप फूल पत्ती कुछ भी चढ़ाओ तो यहाँ दिखेंगी, यहाँ दिखेंगी। तो यहाँ पानी का प्रवाह उल्टा दिखता है। जो भी आप त्रियुगी नारायण के निचले यानी कि घाटे वाले स्थान में एक जगह है, वहां पर आप कुछ भी चढ़ाएंगे, है ना, तो वो चीज आपको दिखेगी कहाँ, टॉप पे दिखेगी जहाँ त्रियुगी नारायण मंदिर है। ये बड़ी ही अद्भुत बात है। कुछ भी चढ़ाइए आप नीचे, सब दिखेगा कहाँ, टॉप पे दिखेगा, ऊपर आप जाकर के देख सकते हैं। आप अगर इसको आजमाना चाहते हैं तो 2 आदमी जाइए भाई, एक आदमी नीचे चढ़ावा कीजिए और ऊपर जो है दूसरा आदमी इसको देखेगा। जो भी यज्ञ से संबंधित जो भी पदार्थ होते हैं, है ना, चाहे वो दोने हो, चाहे वो फूल बतासा, जिनको जो भी होते हैं, वो सब चीजें, जौ हो गए, ये सब चीजें आपको ऊपर दिखेंगी। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है इस जगह की, त्रियुगी नारायण में। तो यहीं पर जो है त्रियुगी नारायण में विष्णु मूर्ति लेख है, भगवान विष्णु की मूर्ति है और वहां पर कुछ लिखा गया है, विष्णु मूर्ति लेख हम इसको कहते हैं। तो वो भी क्या लिखा है ये तो आज तक हम भी ये भी नहीं पढ़ पाए हैं। तो ये भी वैसे आद्य ऐतिहासिक मानना चाहिए था। चलिए, विद्वान लोग मानते हैं कि भाई ऐसा है तो ठीक है। फिर बात करते हैं गुफा लेखों की। गुफाओं में लिखा कहाँ गया है, एक तो हमने अभी बात की थी कि भाई फड़कानौली की गुफा में लिखा हुआ मिला है हमें, है ना। गुफा की बात करते हैं, गुफा लेख, फड़कानौली की गुफा जो तीसरी गुफा है उसमें शंख लिपि में कुछ लिखा गया है, ऐसा भी हमने पढ़ा। इसके अलावा जो है देवप्रयाग में एक गुफा है जिसमें भी कुछ लिखा हुआ मिला हुआ है। एक जो है कल्पनाथ गुफा है, कल्पनाथ गुफा चमोली में है, यहाँ पर भी कुछ मिला हुआ लिखा हुआ। ये जो है किस में आ जाएंगे, गुफा लेख में आ जाएंगे, यानी कि गुफाओं पर क्या लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं बात करूं त्रिशूल लेख की, त्रिशूल लेख, तो 2 जगह के त्रिशूल लेख बहुत फेमस है। एक तो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है ना चमोली में, और दूसरा जो है बड़कोट कहेंगे उसे, हाँ नहीं सॉरी बड़ा हाट कहेंगे, बड़ा हाट उत्तरकाशी है ना, बड़कोट भी उत्तरकाशी में आता है, बड़ा हाट जो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था। तो बड़ा हाट में जो है बड़ा हाट के कहेंगे, बड़ा हाट के जो जगह पड़ती है बड़कोट, वहां पर जो है ये
एक त्रिशूल लेख मिला हुआ है। नाम आता है हमेशा बाड़ाहाट, ये भी आपको ध्यान रखना। बाड़ाहाट में एक त्रिशूल लेख है, अशोक चल्ल के टाइम का है, और उसमें जो है नाग वंश के शासक का भी नाम मिलता है, जिसका नाम है नाग वंश का शासक है गणपति नाम, है ना, नाग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, उसका नाम, और नेपाल के आक्रांता अशोक चल्ल का नाम यहाँ पे मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए मूर्ति लेख, मूर्तियों में क्या लिखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक गोपेश्वर में तो खैर ये जो है रुद्र शिव मंदिर है, बहुत फेमस है रुद्र शिव मंदिर, और यहाँ पर जो है त्रिशूल लेख मिला हुआ है ना, अशोक शैली के साथ जो है गणपति नाग का जो सामने का वर्णन है, इसमें नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है इस त्रिशूल लेख में ये भी बताया है कि कब अशोक शैली ने इस क्षेत्र को जीता था, और फिर कार्तिकेय राजाओं के समय के भी कुछ हमें ताम्र लेख मिले हैं, तांबे पे लिखे हुए लेख मिले हैं, जो कहाँ से मिले, कंडारा से मिले। कंडारा कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है। पांडुकेश्वर से मिले हैं, पांडुकेश्वर चमोली में पड़ता है। चंपावत से मिले हैं, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं। तो ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी, मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों में। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट आता है मुद्रा। मुद्राएं किन किन राजवंशों की मिलती है। मुद्राओं में सबसे पहला जो राजवंश हम कहेंगे, सबसे प्राचीन मुद्राएं किसकी मिलती है, तो हमारे पास कुनिंद मुद्राएं मिलती है। कुनिंद मुद्राओं में 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, है ना, और दूसरा जो है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, छत्रेश्वर, और तीसरा जो आता है आपका अमोघुति प्रकार की मुद्रा। ये 3 प्रकार की मुद्रा हमें प्राप्त होती है। अल्मोड़ा मुद्राओं में कई राजाओं के नाम मिलते हैं, जैसे शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मगभतश, गोमित्र, उससे ऐसे राजाओं के नाम मिले हैं। कहाँ से, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से। छत्रेश्वर एक राजा का नाम था, और इसके अपनी स्वतंत्र मुद्राएं हैं। और अमोघभूति की जो है 2 प्रकार की, इनकी सबकी मुद्राएं कैसी हैं, तांबे की, तांबा, तांबा। यहाँ पर जो है मुद्राएं जो है वो है चांदी और तांबा, ये मुद्राएं मिली। इसका मतलब है इसी आधार पर कुनिंद शासक अमोघभूति को कुनिंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा जाता है। इनके अलावा और किस किस की हमें मुद्राएं मिली है भाई, कुनिंदों के पास शकों की मुद्राएं मिली है, कुषाणों की मुद्राएं मिली है, योधेय की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, पमार वंश की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई। तो ये जो है बहुत सारी मुद्राएं इन वंश से मिली हैं। शकों की और कुषाणों की मुद्राएं जो है तराई क्षेत्रों से ज्यादा मिली हैं। अगर योधेयों की बात करें तो इनकी मुद्राएं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हो गया, जैसे कालो का डांडा लैंसडाउन हो गया, और जौनसार बाबर वाला क्षेत्र हो गया, है ना। और कुषाणों की मुद्राएं तो बहुत जगहों से मिली है, जैसे कि वीरभद्र हो गया, ऋषिकेश वाला जो रीजन है, गोविशान काशीपुर वाला जो रीजन है, एक और जगह कुंचीपुरी, कुंचीपुरी जो है खटीमा में पड़ता है वो जगह, और मोरध्वज हो गया, इन जगहों से कुषाणों की मुद्राएं मिली है, और वो भी कनिष्क और वासुदेव प्रकार की मुद्राएं मिली है। पंवारों की अगर बात करें तो पंवार राजाओं में एक तो प्रदीप शाह की मुद्राएं मिली है, एक फतेह शाह की मुद्राएं मिली है, एक लखनपाल की मुद्राएं मिली है। तो ये 3 शासकों के नाम मोस्ट पे आते हैं। चंद राजाओं ने भी मुद्राएं जारी की थी, परंतु उनके जो प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मुद्राओं को हम आगे बात करेंगे। तो उसके बाद आते हैं हम साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, उत्तराखंड के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत हैं क्या। इसमें जो है आपको सबसे पहले आ जाएंगे वेद, फिर आ जाएंगे ब्राह्मण, है ना, और फिर आ जाएंगे पुराण, फिर आ जाएंगे आपका रामायण, महाभारत, जैन और बौद्ध धर्म साहित्य, यानी कि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, ये सब जो है जानकारी को क्या मिलता है भाई, आपने पढ़ाई होगा कि वेदों में, यानी कि केवल वेद में, केवल ऋग्वेद में उत्तराखंड का वर्णन है, बाकी 3 वेदों में नहीं। ऋग्वेद में वर्णन है जिसमें इसको जो है देवभूमि, तपोभूमि, ऋषियों या मनीषियों की भूमि, विद्वानों की भूमि इसे कहा गया है, और साथ ही साथ राजत्व का वर्णन मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि जो ऋग्वेद के ऋग्वेद में एकमात्र युद्ध है दासराग युद्ध, जिसे राजा सुदास के द्वारा जीता गया था। तो सुदास और इंद्र ने मिलकर के यहाँ पर एक राक्षस था संबरासुर, है ना, संबासुर या संबरासुर नाम का राक्षस था, जिसके 100 किले हुए करते थे, 100 दुर्ग थे उसके, और उसे राजा सुदास जो कि भरत कबीले का था, और देवताओं के जो राजा हैं देवराज इंद्र, तो देवराज इंद्र और राजा सुदास ने मिलकर के उसके 100 किलों को तोड़ दिया था, उसे परास्त किया था। तभी से इंद्र को एक नाम मिला पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। वो नाम किसका मिला, वो इंद्र को मिला, इससे 100 किलों को तोड़ने के। किसके 100 किलो थे, वो संबरासुर एक राक्षस बताया गया, राक्षस राजा बताया गया।
और उसके अलावा जो है ये भी बताया गया है कि भाई जो कुरुवंश था हस्तिनापुर में, जो समय जो है कुरुवंश, ये कौरव और पांडवों वाला जो वंश था, इनके जो पूर्वज थे उस समय जो है कुरुवंश का शासन था, और कुरुवंश के राजा से त्रित्सु, और त्रित्सु के अधीन ये क्षेत्र आता था, और इसे जो है कुशीनगर के नाम से जाना जाता था। कुशीनगर नाम का वर्णन जो है आपको ब्राह्मण यानी कि शतपथ ब्राह्मण में भी मिल जाता है। शतपथ और गोपद ब्राह्मण इसकी पुष्टि करते हैं वेदों में जो लिखा गया है। उसके बाद पुराणों की बात करें तो स्कंद पुराण का मानसखंड और केदारखंड, मानसखंड कुमाऊं के लिए और केदारखंड गढ़वाल के लिए प्रयुक्त हुआ, तो उसमें कुमाऊं और गढ़वाल से संबंधित बहुत सारी जानकारी। ठीक है, मानसखंड में कई नदियों का आदि उल्लेख, स्थानों का उल्लेख है, और केदारखंड में भी कई स्थानों का उल्लेख जो है हमें मिलता है, प्राप्त होता है। उसके बाद अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में राम जी से संबंधित जो भी जगह है, जैसे कि कमलेश्वर मंदिर हो गया पौड़ी का, उसके बाद देवप्रयाग मंदिर हो गया रुद्रप्रयाग का, ठीक है, ये सब राम जी से संबंधित है। लक्ष्मण जी से तपोवन स्थान संबंधित है। राम और लक्ष्मण जी के जो गुरु जी थे, जिसे गुरु वशिष्ठ जिन्हें कहा जाता था, तो विषम पर्वत पड़ता है टिहरी में, वहां पर जो है वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड आज भी मौजूद है। इसके अलावा सीता जी से संबंधित जो है वो मनसार एक जगह पड़ती है, जहाँ मनसार का मेला लगता है, सितौंची पट्टी कहते हैं पौड़ी गढ़वाल में। वहां पर जो है प्रतिवर्ष मेला लगता है, जहाँ कहा जाता है कि सीता जी पृथ्वी में समाई थी। और उससे अगर आप दाहिनी साइड जाएंगे, सीताबनी नैनीताल में पड़ता है, तो वहां पर सीता जी तब रुकी थी जब लक्ष्मण जी उनको जो है वन में छोड़ गई थी, जब वो गर्भावस्था में थी। ठीक, उसके अलावा अगर मैं बात करूं रामायण में, तो एक रामायणकालीन बाणासुर के बारे में वर्णन हुआ है। बाणासुर दो जगह मिलेगा आपको, एक तो रामायण में और एक महाभारत में। तो रामायणकालीन जो बाणासुर है उसके बारे में वर्णन मिलता है कि उसका जो है जो क्षेत्र था उसका उत्तराखंड में उसने भी शासन किया, ऐसा वर्णन मिलता है। और महाभारत में अगर बात की जाए तो महाभारत के द्रोण पर्व में, वन पर्व में, भीष्म पर्व में, आदि पर्व में, इन 4 पर्वों में जो है उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिनमें पांडवों का गंगा द्वार की यात्रा, गंगा द्वार उन्होंने जो है हरिद्वार को कहा है, वहां से लेकर भृंग तुंग तक की यात्रा, गंगा द्वार से लेकर के भृंग तुंग की यात्रा लोमस ऋषि के साथ में पांडवों ने की थी। तो भृंग तुंग केदारनाथ का प्राचीन नाम है। तो हरिद्वार से लेकर के केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन भी है। और इंद्र के द्वारा जब उत्तर विजय जो है, उत्तरापथ विजय जब उसने संकल्प लिया था, उस समय जो है उसके द्वारा यहाँ के जो किरात लोग हैं उनको हराने का वर्णन भी मिलता है, सॉरी खस लोगों को हराने का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, और कुलिंद राजाओं से उनके संबंधों का भी की भी चर्चा होती है। साथ ही साथ एक रामायणकालीन सॉरी एक महाभारत कालीन जो बाणासुर है उसके बारे में पता चलता है कि भाई सलाण क्षेत्र में शोणितपुर कहा जाता है, उस समय वहां पर उसका शासन था, और उसकी पुत्री के नाम था, पुत्री का नाम जो था वो उषा था। तो उषा के नाम से पहले उस जगह को उषा मठ कहते थे, वर्तमान में उखी मठ कहते हैं। रुद्रप्रयाग में एक जगह आज भी है उखी मठ। तो महाभारत में भी ये वर्णन मिलता है। खसों को अर्जुन ने उत्तर दिग्विजय के समय जब हराया था, इसी कारण खस जो है महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से नहीं लड़े थे, बल्कि पांडवों के विरोध में लड़े थे। अर्जुन से शत्रुता उन्होंने मान ली थी, तो कौरवों की ओर से लड़े थे कौन? खस लोग। ठीक, ये सारी जानकारी मिलती है। और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में ये पता चलता है कि चंडी की पहाड़ी का वर्णन हुआ है, कनखल स्थान का वर्णन हुआ है, ठीक है ना, उसरी ध्वज नाम से हुआ है, उसरी ध्वज। तो ये जो है साहित्यिक प्रमाण है, वो भी कैसे धार्मिक। अधार्मिक की मैं बात कर रहा हूँ, अधार्मिक, ये तो धार्मिक स्रोत है, ये क्या है? धार्मिक स्रोत है। अगर मैं अधार्मिक स्रोत की बात करूं या धार्मिकतर स्रोत की बात करूं, तो उसमें जो है मेघदूतम, एक जो है ये मेघदूतम, ये हमारी मदद करती है इतिहास को जानने में। ठीक है, इसके अलावा कुमार संभवम, कुमार संभवम ये भी मदद करती है भाई। रघुवंश महाकाव्य होगी, जहांगीर नामा है, जहांगीर नामा है। और जो है एक और रचना है पृथ्वीराज राशु, पृथ्वीराज राशु। इनकी अगर मैं बात करूं, है ना, तो इन जगहों पर क्या वर्णन हुआ है उत्तराखंड का। और हाँ, महाभारत में एक और चीज याद रखेंगे, रूपिन और सुपिन नदी को जला और उपजला नाम से भी वर्णित किया गया है। कई जगहों के नाम है, जैसे जागेश्वर है ना, उसको जो है दारुक वन नाम से उसका प्रयोग किया गया है। बागेश्वर को अग्नि तीर्थ के नाम से जाना गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्थानों के नाम है। तंगड़पुर का नाम मुनस्यारी से जोड़ा गया है, तंगड़पुर मुनस्यारी पिथौरागढ़ में पड़ता है। इस तरीके से जगहों के नाम है। तो अगर मैं बात करूं कि मेघदूतम में क्या है, तो मेघदूतम में जो है वर्णन हुआ है भाई अलकापुरी का। अलकापुरी जिसे यक्षराज, अलकापुरी किस में क्या वर्णन है? यक्षराज कुबेर की राजधानी से कहा गया। अलकापुरी कहाँ बताया गया है? जो सतोपंथ ताल है,
सतोपंथ ताल और सतोपंथ ग्लेशियर के आसपास जो है ये जगह बताई गई है, जहाँ पर यक्षराज कुबेर की राजधानी थी। यक्ष का मतलब होता है वह राक्षस जो लोगों का बुरा नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सके तो उनके लिए अच्छा करते हैं। राक्षस प्रजाति भी दो प्रकार की होती है, एक वो जो बुरा करते हैं वो तो रावण था। अब जो ये कुबेर लोग हैं जिनको हम यक्ष कहते हैं, ये देवता रूप में आते हैं अपने आप में, क्योंकि ये मानव के कल्याण के लिए सोचते हैं। अगर मैं रावण और विभीषण की भी बात करूं तो विभीषण को भी हम यक्ष में गिन सकते हैं, क्योंकि था तो वो राक्षस प्रजाति का, परंतु वैसे तो ब्राह्मण भी था, ठीक है, परंतु वो जो है मानवों के लिए, मानव के कल्याण की बात सोचता था, मानवों की बुराई या उनके विध्वंस की बात नहीं सोचते थे। तो ऐसे राक्षस जाति के लोग जो मानव के कल्याण के लिए सोचे, उसे यक्ष कहा जाता है ना। तो यक्षराज जो थे, यक्षों के भी जो राजा थे वो कुबेर, कुबेर धन के राजा भी है ना, धन के राजा है कुबेर। तो उनकी राजधानी बताई गई है मेघदूतम में। ये मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं जो संस्कृत में लिखी गई है। संस्कृत का महाकवि भी कालिदास को कहा जाता है। मेघदूतम में क्या लिखा है, सॉरी क्या वर्णन है, अलकापुरी का वर्णन है। और अगर मैं बात करूं कुमार संभवम की, तो कुमार संभवम में ये कहा गया है कि जो उत्तराखंड है ये अनंत तत्वों का जन्मदाता है। कुमार संभवम में क्या कहा है कि उत्तराखंड अनंत तत्वों का जन्मदाता है, कई प्रकार के तत्व यहाँ विद्यमान है। यहाँ की औषधि आदि का वर्णन भी हमें किसमें मिलता है, कुमार संभव में मिलता है। और रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल के लिए शब्द का प्रयोग है, गौरी गुरु, गौरी गुरु, है ना। अब इन्हीं की रचनाओं में भाई मेघदूतम में ही एक जगह का वर्णन है, आपने जरूर सुना होगा, कण्वाश्रम। कण्वाश्रम को वर्तमान में जो है चौकी घाट के नाम से जानते हैं। चौकी घाट एक कण्वाश्रम का ही वर्तमान नाम है, जो कि मालिनी नदी के तट पर था, है ना। और यहीं पर जो है दुष्यंत और शकुंतला की, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है, और राजा भरत के जन्म की कहानी है। और उन्हीं राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा, ये भी वर्णन मिलता है। तो साहित्यिक स्रोतों में अगर बात करें, अब जहांगीरनामा की अगर मैं बात करूं तो जहांगीरनामा में तो भाई राजा कुमाऊं के राजा लक्ष्मी चंद्र का बहुत ज्यादा वर्णन है। गढ़वाल के राजा श्याम शाह का वर्णन इसमें मिलता है। और पृथ्वीराज राशो जो कि चंद बरदाई ने लिखी थी और पृथ्वीराज चौहान के समय में लिखी गई थी, इसमें जो है ऐसा बताया गया है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका एक गढ़ था उत्तराखंड में, उसका नाम था कुमुगढ़। कुमुगढ़ जो है वो पृथ्वीराज चौहान का था। कुमुगढ़ में भी जो क्षेत्र आता है वो पिथौरागढ़ आता है। इसलिए जो है कई विद्वान ये मानते भी हैं कि जो पिथौरागढ़ क्षेत्र है ना, वो पृथ्वीराज चौहान ने स्थापित किया, ठीक है ना। और राजा पिथौरा सही से भी लेते हैं, कई और भी फैक्ट हैं, परंतु पृथ्वीराज राशो में ये वर्णन है, कुमुगढ़ का वर्णन, ठीक है ना। तो ये साहित्यिक स्रोतों की हमने बात की। बाकी आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पुरा प्रजाति। पुरा प्रजातियां हैं तीन, तीन पढ़ेंगे पहले, कोल, किरात और खस, ये तीन पुरा प्रजाति। इसके अलावा भोटिया को हम जनजाति में पढ़ लेते हैं, उत्तराखंड की जनजातियों में इसको पढ़, ये भी जो है पुरा प्रजाति में आती है। और कई विद्वान एक और जनजाति है तंगड़पुरी, है ना, तंगड़पुर या तंगड़पुरी जो है, तंगड़ एक जो है और जनजाति उत्तराखंड में बताते हैं। ये उन विद्वानों का अपना अपना मोटिव है, या ये कह लीजिए कि उन्होंने जो है इसे माना है, और कई विद्वान इसे डिनाई करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनकी बात करूं, इनके लिए जो है सबसे पुरानी प्रजाति है भाई कोल, और इन्हें जो है पौराणिक हमारे ग्रंथों में मुंड या शबर कहा गया है, मुंड या शबर। और इन्हें अनार्य कहा गया। अनार्य का मतलब क्या है कि ऋग्वैदिक काल में जिन्हें आर्य कहा गया है, उनके विपरीत स्वभाव वाले को अनार्य कहा। अब ऋग्वैदिक काल में आर्य कैसे थे, लंबी कद के, गोरे चिट्टे अच्छे नैन नक्श वाले, उनको जो है आर्य कहा गया है। और बौने कद वाले, काले सुडौल शरीर के, मतलब भद्दे दिखने वाले लोग, उन्हें अनादि कहा गया है। तो ऐसे ही थे कौन, अपने कोल लोग थे। और इन्हें पूरा साहित्य में क्या कहा गया, मुंड या सबर नाम से क्वेश्चन आता है, इसलिए जो है ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा जो है, जैसा हमने कहा कि इन लोगों के अपने भी कुछ, ये मुख्य रूप से जो है पत्थर हो गया, लकड़ी होगी और बांस हो गई, इनके उपकरण बनाया करते थे, यानी कि कृषि कार्य में इनसे बने उपकरणों का प्रयोग करते थे। पत्थर से बने उपकरण भी मिलते हैं इनके, लकड़ी से बने उपकरण मिलते हैं, बांस से बने उपकरण मिलते हैं, और इनका प्रयोग वो कहाँ करते थे, वो करते थे कृषि कार्य में। तो इनकी एक प्रथा थी कुमार कुमारी ग्रह का भी बड़ा वर्णन मिलता है, कुमार कुमारी ग्रह। जैसा भोटिया जनजाति में जब हम अध्ययन करते हैं, उस जनजाति के द्वारा जो
युवा ग्रहों का प्रचलन था भोटिया जनजाति में, सेम एज कुमार कुमारी ग्रह का प्रचलन कोलों में देखने को मिलता है। तो ये वही प्रथा है, उसी तरीके की एक व्यवस्था है जैसा भोटिया जनजाति में युवा ग्रहों के लिए है, यानी कि जहाँ पर जो है अपने ही कास्ट आदि के लोग जो है जुटेंगे, सभी लोग किसी न किसी उत्सव में किसी न किसी कारण से जुटेंगे एक जगह पे, और जुटेंगे तो फिर एक दूसरे से आकर्षित भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसका मेन मकसद क्या था कि बाहर शादी न कर पाए, अपनी जाति से या अपने बिरादरी से बाहर कोई शादी न कर पाए। ये जो है ये भोटिया जनजाति में भी जो युवा ग्रह का प्रचलन था, इसका मेन मोटो यही था। और दूसरा जो कोलों का जो ये कुमार कुमारी ग्रह है, इसमें भी यही प्रचलन हमें देखने को मिलता था। इनकी जो एक और विशेष चीज क्या थी, सैंधवों की भांति, सैंधव यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, ये सैंधवों की भांति मृतकों को खुला में फेंकते थे, खुले में फेंकते थे। अब सिंधु सभ्यता में 3 प्रथाएं थी मृतकों को जो है अंतिम संस्कार की। एक तो जला देना, दूसरा दफना देना, और तीसरी थी खुले में फेंक दो, जंगली जानवर खा जाएंगे, जो अवशेष बचेंगे उनको या तो दफना दो या तो नदी में बहा दो। ऐसी जो है 3 प्रथाएं थी कहाँ पर, सिंधु सभ्यता में। और सेम वही प्रथाएं हमें कोलों के कोल समाज में भी देखने को मिलती है। तो इनके जो देवता है ये किसकी पूजा करते थे भाई, ये करते थे नाग की पूजा करते थे, ये त्रिशूल पूजा करते थे, लिंग की पूजा करते थे, ये प्रकृति की पूजा करते थे। तो ये इनके पूज्य देव हैं। कौन कौन से, जैसे हमने कहा नाग की पूजा करना है ना, नाग पूजा का वर्णन मिलता है, लिंग की पूजा का वर्णन मिलता है, त्रिशूल की पूजा करते थे, और प्रकृति की ये पूजा किया करते थे। ये इनके जो है पूज्य जो मैं कह सकता हूँ कि जिनका ये पूजन आदि किया करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जागर इन्हीं के समय से उत्तराखंड में प्रसिद्ध हुए। जागर और पशु बलि का जो पहला जो वर्णन मिलता है वो कोल समाज में पाया जाता है। इस हिसाब से इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जागरों का प्रारंभिक जो साहित्यिक स्रोत में हम पढ़ रहे हैं, जागरों का पहला वर्णन या प्रारंभिक वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है, तो कोलों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और पशु बलि का भी जो पहला प्रमाण जो मिलता है वो कोलों से ही प्राप्त होता है। ये लोग जागर और पशु बलि भी किया करते थे। तो ये जो है इनके बारे में वर्णन मिलता है। अगली जाति आती है भाई किरात। किरात की अगर मैं बात करूं तो 3 लेखक हैं जिन्होंने कहा कि कोल नहीं, ये कोल पुरा प्रजाति नहीं, बल्कि किरात जो है उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति है। उनमें पहला नाम आता है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज ने कहा सबसे पहले, उन्होंने जो अपनी पुस्तक इंडिका में जो भी वर्णन किया उसके अनुसार पता चलता है कि उन्होंने भी किरात को उत्तराखंड की पहली प्रजाति माना है। दूसरे हैं एटकिंसन साहब, एटकिंसन जिनकी बुक प्रमाणिक बुकों में आती है। और तीसरे हैं अजय रावत जी। तो ये 3 ऐसे राइटर हैं जो ये कहते हैं कि नहीं भाई, कोल नहीं बल्कि किरात उत्तराखंड की सबसे सर्वाधिक पुरा प्रजाति थी, ऐसा इनका मानना है। अब ये लोग चलो ये जो भी कहते हैं ठीक है। अब महाभारत में भी जो है किरातों के राजा, महाभारत का जो वन पर्व है, वन पर्व में किरात राज शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये तो थे तो सही है ना, किरात राज का वर्णन हुआ है, यानी कि किरात राज का मतलब क्या हुआ, किरातों का राजा। और एक और लेखक है भाई भूगोलवेत्ता टॉलमी। टॉलमी ने ये कहा कि जो किरात लोग थे, टॉलमी के अनुसार वो क्या थे, गंगा के उद्गम प्रदेश के निवासी थे। टॉलमी ने क्या कहा, जो किरात हैं वो गंगा के उद्गम प्रदेश के निवासी। अब गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, देखा जाए तो भाई उत्तरकाशी है ना, उत्तरकाशी से होता है। तो इसका मतलब है कि ये किरात लोग भी जो है उसके उद्गम प्रदेश के निवासी, मतलब यहीं कहीं रहते होंगे उत्तराखंड में, ऐसा टॉलमी जी का कहना था। उन्होंने कहा कि भाई इनको जो ये जो है गंगा के उद्गम प्रदेश के निवासी थे। और दूसरा क्या है कि इनके लिए केदारखंड में क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है, केदारखंड। केदारखंड यानी कि केदारखंड और मानसखंड किसके भाग है, ये जो है स्कंद पुराण के भाग है। तो स्कंद पुराण के केदारखंड में ये जो किरात प्रजाति है, किरात प्रजाति के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, इन्हें कहा गया भिल्ल। क्या कहा गया है, भिल्ल नाम से संबोधित, भिल्ल। ये कह सकते हैं आज की डेट में हम इनको जंगली कह सकते हैं, भिल्ल से तात्पर्य, ठीक है ना। ये जो है कौन कहता है, स्कंद पुराण के केदारखंड में इनके लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो भिल्ल शब्द से इनको संबोधित किया गया है। और साथ ही साथ महाभारत के वन पर्व की अगर बात करोगे तो गंधमादन पर्वत जो वो जा रहे थे, चमोली में जो अभी नंदा देवी पर्वत है उसके पास में, बताते हैं कि गंधमादन पर्वत था। गंधमादन पर्वत चमोली में ही है। कई विद्वान कहते हैं कि नहीं, जो ये नंदा देवी पर्वत है इसी को गंधमादन कहते थे। खैर, तो यहाँ पर जब यहाँ यानी कि स्वर्गारोहणी की जब यात्रा करते हुए पांडव लोग जा रहे थे, तो वो फिर जो है किरातों के राजा
किरातों के एक राजा का नाम बताया गया है, शुबाहो। शुबाहो की राजधानी थी श्रीनगर, जहां पर जो है पांडव लोग रुके थे। उसके बाद जो है गंधमादन पर्वत या केदार नाथ की यात्रा पर वो गए थे, ऐसा वर्णन। इसके अलावा एक और जगह का वर्णन हुआ भाई, विल्व केदार। विल्व केदार, जिसे वर्तमान में जो है शिव प्रयाग कहा जाता है। शिव प्रयाग कहाँ है ये जगह? ये पौड़ी में है, पौड़ी गढ़वाल में। विल्व केदार ये वो जगह है जहां पर किरातों और अर्जुन का युद्ध भी हुआ था, ऐसा भी वर्णन हमें अजय रावत जी बताते हैं अपनी पुस्तक में, उत्तराखंड का जो राजनीतिक इतिहास है। ठीक है। और वर्तमान में उत्तराखंड में इनके जो वंशज हैं उनको डोम नाम से जाना जाता है। अभी क्वेश्चन आ भी रखा है, डोम या हरिजन नाम से जाना। वर्तमान में जो उत्तराखंड की पूरा प्रजाति किरातों के वंशज उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनको डोम या हरिजन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये जो है किरातों के बारे में, और ये मूल रूप से कैसे थे? भ्रमणकारी लोग थे, है ना, भ्रमणकारी प्रजातियां थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो खस की बात करेंगे। अब अगर मैं खस की बात करूं तो ये वो प्रजाति थी जिसका ये बताया गया कि जो ऋग्वेद में वर्णित जो आर्य लोग थे उनसे मिलते जुलते थे इनकी शक्ल भाई। यानी कि ये लंबे चौड़े कदकाठी के और कह सकते स्मार्ट थे देखने में। कौन? खसो। खसो के अग्रवाल। खसो ने क्या किया? किरातों को विस्थापित किया, उत्तराखंड से भगा दिया। ये कहाँ की ओर भागे? हिमालय क्षेत्रों की ओर भागे। ठीक है ना। तो केदार खस मंडले एक शब्द का प्रयोग हुआ है हमारे पौराणिक ग्रंथों में, केदार खस मंडले। तो केदार खस मंडले शब्द से ये पता चलता है कि भाई खसों का राज इस मंडल में या इस क्षेत्र में था। केदार खस मंडले इस शब्द का प्रयोग हुआ हमारे पौराणिक ग्रंथों में। केदार खस मंडली ये शब्द का प्रयोग हुआ है हमारे पौराणिक ग्रंथों में। इससे ये पता चलता है कि ये इस क्षेत्र में इनका होने का प्रमाण देता है। और इनसे संबंधित हमने कहा था जो पुरातात्विक जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पड़ता है? खजुराहो पड़ता है मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर राजा यशोवर्मन का, है ना, राजा यशोवर्मन, वर्मन वंश का एक शासक था राजा यशोवर्मन। और यशोवर्मन राजा ने खजुराहो के जो मंदिर है वहां पर इनका जो है एक लेख है, और उस लेख में इन्होंने भाई राजा यशोवर्मन ने खजुराहो के मध्य प्रदेश के मंदिरों के लेख में खसों के लिए क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि खस वीर योद्धा थे और इनका व्यवसाय जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो इनका जो मूल व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था, परंतु ये लड़ाकू प्रजाति थी। ऐसा जो है ये पुरातात्विक जानकारी है। ये एकमात्र ऐसी पुरा प्रजाति है जिसके बारे में पुरातात्विक जानकारी मिलती है। उसका स्रोत है यशोवर्मन राजा, ये चंदेल शासक था, सॉरी, यशोवर्मन चंदेल। तो चंदेलों के द्वारा जो खजुराहो के मंदिर बनाए गए हैं वहां पर एक लेख मिला है, और उसी में उत्तराखंड की खस प्रजाति के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा महाभारत में जो सभा पर्व है उसके संबंध में ये कहा जाता है कि अर्जुन ने उत्तर दिग्विजय के समय इन्हें परास्त कर दिया था, और इसका बदला निकालने के लिए इन्होंने महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया था, तो कुरुक्षेत्र में इन्होंने पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था। ये भी खसों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है ना। अगर मैं इससे आगे की बात करूं, खस जो है ये कौरवों से लड़े थे। ठीक है, आगे बात करेंगे इनके खसों की ही सामाजिक प्रथाओं के बारे में। अभी खसों की सामाजिक प्रथाएं क्या थी? खसों के सामाजिक प्रथाएं, इस प्रथा में सबसे पहले जो 5 प्रथाएं इनकी जो है इंपॉर्टेंट थी, 4-5 प्रथाएं, जिनमें पहला तो हो गया भाई घर जमाई। घर जमाई ये समझाने की जरूरत तो है नहीं, घर जमाई किसे कहते हैं भाई, है ना। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिससे विवाह करेगा अपनी पत्नी के पिता के घर रहेगा, घर जमाई है, दैट्स इट। उसके बाद एक आती है देवदासी प्रथा। इसमें भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुत्री के पैदा होते ही बचपन में मंदिरों को दान कर दिया जाता था, उसी को देवदासी कहते थे। और अब 2 और प्रथाएं हैं, एक तो झटेला, है ना, झटेला प्रथा, और एक टेकुआ। टेकुआ, ये 2 प्रथाएं जो है इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो जो झटेला प्रथा थी, झटेला किसको कहते थे और टेकुआ क्या होता था? कोई भी स्त्री जब अपने पहले पति की मृत्यु के पश्चात किसी और से शादी करती थी, तो अगर उस पहले पति से उसको अगर संतान पैदा हुई है, वो लड़का है, तो उस लड़के को क्या कहते हैं? झटेला। उसको आप हटेला नाम से भी याद रख सकते हैं।
उस बच्चे के जो पिता थे उनकी तो डेथ होगी, अब वो बच्चा तो है, माँ भी है, अब माँ क्या कर रही है, पिता उस अपने पति की मृत्यु के बाद वो स्त्री किसी और से शादी कर लेती है। अब और से शादी तो करेगी, लेकिन जो पहले पति से प्राप्त जो संतान है उसको क्या कहते थे, उसको झटेला नाम से आप जो है ध्यान रखेंगे, या हटेला नाम से याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। और जो टेकुआ प्रथा थी ये जो है एक्चुअल में नियोग प्रथा से संबंध रखती थी। अब जो हमारे महाभारत आदि में जो नियोग प्रथा है ना, वैदिक कालीन जो नियोग प्रथा है उसी के समान है। क्या थी नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। वैदिक काल में नियोग प्रथा का मतलब था कि जैसे भाई किसी राजा का शासन है, राजा की रानियां भी हैं, सब हैं, परंतु उसका पुत्र नहीं। अब राजा की मृत्यु हो जाती, तो ऐसे में शासन कौन संभालेगा, है ना। कोई महान राजा, जो बड़े बड़े राजा होते हैं, तो तब क्या होता था कि राजा की जो रानियां होती थी उनको उनके साथ जो है समाज में ऐसा व्यक्ति जिसको सभी लोग देवता समान माने, जिसके कैरेक्टर पे एक भी प्रश्न चिन्ह ना लग पाए, ना लगे हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो है उस महिला को, यानी कि राजा की जो पत्नी है रानी को संतान प्राप्ति कराई जाती थी। और इसके लिए वो अपने शरीर पर, इसका उद्देश्य जो है वो काम वासना न होकर के क्या होता था, एक उत्तरदायित्व होता था। तो वो अपने पूरे शरीर पर घी का एक लेप लगाते थे पूरे शरीर पर, जिससे कि उनमें काम का प्रभाव खत्म हो जाए। तो वो केवल और केवल उत्तरदायित्व की बात होती थी। उसी से थोड़ा मिलती जुलती प्रथा है टेकुआ। टेकुआ जो प्रथा है खस पुरा प्रजाति में, तो खस लोग जो है इनमें भी एक ये प्रथा थी कि यदि किसी स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है तो वो जो है किसी को भी अपने घर में रख सकती है, और किसी भी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती है, या तो उससे शादी कर ले या बिना शादी किए भी अपने घर में रख सकती है। और अपने घर में जब वो उसे रखेगी तो लेकिन वंश जो है उसके पूर्व पति के नाम से चलेगा, क्योंकि वो अपने घर में रख रही है उसे, ठीक है ना। तो वो जो नया पति है उसके नाम से वंश नहीं चलेगा, वंश किस नाम से चलेगा, पूर्व पति के नाम से चलेगा। जैसा हमने कहा नियोग प्रथा में ऐसा होता था। इसको कभी फिर जो है डिटेल में आगे बात करेंगे। तो ये जो है इनकी कैसी प्रथा थी, कुछ सामाजिक प्रथाएं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1885 में 1885 में ब्रिटिश सरकार ने खस लोगों को शूद्र वर्ग में शामिल कर दिया, शूद्र वर्ग में रखेंगे ये। और इसीलिए जो है एक शब्द आता है खसिया। ये खसिया शब्द पहले के समय में बहुत पावरफुल शब्द था अपने आप में, खसिया। लेकिन आज आप किसी से भी खसिया कहोगे तो लड़ने के लिए भी आ सकता है, गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। खसिया अपने आप में एक पावरफुल वर्ड था जो राजपूतों का प्रतिनिधित्व करता था एक टाइम में उत्तराखंड में। लेकिन वर्तमान में जो है खसिया क्यों लोग चिढ़ते हैं, ये 1885 में 1885 में ब्रिटिशर्स ने खस लोगों को शूद्र वर्ग में शामिल कर दिया। अब समाज का सबसे निम्नतम वर्ग क्या है, शूद्र। आप जानते हैं समाज के 4 वर्ग थे पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबसे जो निम्न कोटि का वर्ग है था वो था शूद्र। तो इसलिए जो है 1885 में जब इनको ब्रिटिशर्स ने शूद्र वर्ग में रखा तो अब कोई भी खुद को खस या खसिया कहलाना बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है ना। तो ये वर्णन जो है आप ये है पूरा प्रजातियां। इसके बाद हम आगे बात करेंगे सीधे सीधे, जैसे जैसे पूरा प्रजाति का टाइमिंग कंप्लीट होता है। कुनिंद, है ना। कुनिंद की अगर मैं बात करूं तो इनकी जानकारी के स्रोत हमने कहा 3 प्रकार की इनकी मुद्राएं थी। एक तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ठीक है, और दूसरा जो है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, छत्रेश्वर या चत्रेश्वर जिसको कहते हैं, और तीसरा जो है अमोघुति प्रकार की मुद्राएं। ये मुद्राएं जो है इनकी जानकारी का स्रोत है। और इसके अलावा इनके जो पुरातात्विक स्रोत में मुद्राएं भी आती हैं, और साथ ही साथ जो है इनके 5 अभिलेख जो है इस वंश से संबंधित पाए गए हैं। उन 5 अभिलेखों में 4 तो पाए गए भरहुत से। 4 कहाँ से हैं, भरहुत, भरहुत पड़ता है मध्य प्रदेश में। 4 जो है अभिलेख पाए गए हैं, और एक अभिलेख जो पाया गया वो मथुरा से पाया गया। मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो ये इनसे संबंधित पुरातात्विक जानकारी से है। तो अमोघभूति इनकी जो मुद्राएं थी ये भाई तांबे की थी, है ना, तांबा इनकी भी तांबे की, लेकिन इसकी चांदी की मुद्राएं होने के कारण इसके द्वारा त्रिकोणीय संगठन का गठन करने के कारण त्रिकोणीय संघ। त्रिकोणीय संघ में कौन कौन थे, त्रिकोणीय संघ में एक तो खुद कुनिंद थे, और दूसरे योधेय थे, और तीसरे जो है औदुंबर थे। ये त्रिकोणीय संघ भी किसने बनाया था, ये बनाया था अमोघभूति ने। और चांदी की मुद्राएं भी इसने जारी की थी। और जो यमुना उपत्यका है, यमुना उपत्यका, यमुना उपत्यका को यमन दास्ता से मुक्ति किया था। यमनों को यहाँ से भगाने का काम भी इसने किया। उपत्यका का मतलब होता है घाटी के ऊपर का समतल जो भूभाग होता है उसे उपत्यका कहते हैं। तो यमुना का जो घाटी क्षेत्र था उससे ऊपर जो मैदानी जैसा, मैदान जैसा या जो पैरेलल क्षेत्र था
वहां पर यूनानियों के द्वारा उस क्षेत्र को कैप्चर किया गया था। इसके द्वारा जो है वो क्षेत्र जीता जाता है और यूनानियों से मुक्त करा देता है ये। और सतलज नदी के आसपास तक जो है इसकी बाउंड्री बन जाती है ना। और इनके राजाओं के नाम जो है हमें बहुत सारे राजाओं के नाम सिक्कों से प्राप्त होते हैं। इनकी अगर राजधानियों की मैं बात करूं तो 3 राजधानियां थी। पहली राजधानी थी इनकी कालकूट, ये विकासनगर में है, कालकूट या कालसी जिसे हम कहते हैं वर्तमान में, कालसी। दूसरी राजधानी की थी शत्रुघ्न नगर। शत्रुघ्न जो नगर है ये सहारनपुर में था, सहारनपुर। और तीसरा जो है बेहट, बेहट ये भी जो है सहारनपुर में, ये जो है इनकी राजधानी थी। इनकी 3 राजधानियों का वर्णन भी हमें मिलता है। कई विद्वान इससे ज्यादा भी राजधानी बताते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मायने नहीं रखता है। तो इनकी देखो, इनमें कुछ तो थे प्रारंभिक शासक, तो प्रारंभिक जो शासक थे, और कुछ थे परवर्ती। परवर्ती मतलब बाद की, परवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद की जो शासक। प्रारंभिक शासकों की मुद्राओं में किसी भी राजा का नाम नहीं मिलता है, केवल कादस या जन शब्द का प्रयोग मिलता है। कि बिल्कुल जो है ये अपने साम्राज्य के लिए मिलता होगा या जहां जहां ये शासन करते हैं वहां मिलता होगा। परवर्ती शासकों के जैसे हमने बात की, राजाओं के नाम मिले हैं भाई। अमोघुति राजा के नाम में साफ साफ महाराज लिखा हुआ है। 3600 प्रकार की मुद्राओं में भी कई चीजें जो है उन मुद्राओं में छपी हुई है, जैसे कि सूर्य किरणें हैं तिरछी में, जैसे कि नंदी, नंदी नहीं कहेंगे पर वृषभ यानी कि बैल का चित्र है, स्वास्तिक का उसमें चिन्ह है, नारी का चित्रांकन किया गया है, कुछ रेखाएं हैं जैसे कि समकोण जैसा बना हुआ, या फिर जो है रेखाएं, लंबवत रेखाएं भी बनी हुई है, और भी बहुत सारी चीजें जो है इनके मुद्राओं में अंकित हैं। तो जो परवर्ती शासक थे उनके नाम से अल्मोड़ा मुद्राओं में मूल रूप से जो हरिदत्त, शिवदत्त, शिवपालित और कौशिक, गोमित्र राजाओं के नाम मिलते हैं। मगभतस का भी नाम मिलता है। अमोघुति में अमोघुति राजा का नाम मिलता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राजा का नाम मिलता है। तो उन्हीं राजाओं के द्वारा जो है जो शासन किया गया था, उसी आधार पर हम इस वंश का पूरा आकलन भी करते हैं। ये हम ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब इनको जो है किसने जो है इनको उत्तराखंड से बाहर किया, या इन पर किसने राज किया, तो इनको समाप्त करने वाले यानी कि कुनिंद को, उत्तराखंड से इस शक्ति को समाप्त करने वाले कौन थे, योधेय। योधेयों के द्वारा जो है इनको समाप्त कर दिया गया, कुनिंदों को। और कुनिंदों को ही उत्तराखंड की प्रथम राजनैतिक शक्ति माना जाता है। राजनीतिक शक्ति इसलिए माना जाता है क्योंकि राजनीति का वर्णन तो कंप्लीट है, परंतु ऐतिहासिक क्रम जो है इनका नहीं मिलता है। इनको राज्य की, उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति भी माना जाता है। उसके बाद आते हैं बच्चों योधेय। अगर बात करें योधेय की, तो योधेय के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इनकी जानकारी के स्रोत है सिक्के, है ना। इनकी जानकारी के स्रोत क्या है, सिक्के। कहाँ कहाँ से मिले हैं, कांगड़ा से मिले हैं, ये जगह पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में, है ना। जौनसार बावर से इसके चित्र में सिक्के मिले हैं, जौनसार बावर से। और साथ ही साथ कालो का डांडा, कालो का डांडा कहाँ पड़ता है आपका, लेंसडाउन को ही कालो का डांडा, लेंसडाउन का प्राचीन नाम था। इन जगहों से इनके सिक्के मिले हैं। उन सिक्कों में जो कुछ अंकित है, जो कुछ भी लिखा हुआ, वो लिखा है योधेय, योधेय गजस्पज, गजस्पजय, है ना। योधेय गजस्पजय इन सिक्कों पे लिखा है। द्विलेख और द्वि एवं त्रिलेख के इनके सिक्के मिले हैं, त्रिलेख के सिक्के मिले हैं, इस तरीके से योधेय। उसके बाद उत्तराखंड में जो है एक तरफ शक भी शासन कर रहे थे, कुषाण भी कर रहे थे, है ना। शकों का शासन जो है नैनीताल वाले रीजन में, इनके द्वारा जो मंदिर बनाया गया, कटारमल का मंदिर है, यहाँ से इनको जोड़ते हैं। कुषाणों का शासन तराई क्षेत्र में था, यानी कि यूएस नगर में, उधमसिंह नगर के क्षेत्र में था। तो इनके द्वारा भी जो है इनकी मुद्राएं बहुत मिलती हैं भाई, है ना। या एक तो मिलती है कनिष्क प्रकार की मुद्राएं, और एक मिलती है वासुदेव प्रकार की मुद्राएं। उन मुद्राओं के स्थानों की बात करूं तो गोविशाण से भी मिली है, गोविशाण, काशीपुर से भी मिली है। ये दोनों अलग अलग जगह है, गोविशाण एक पर्टिकुलर जगह है, काशीपुर पूरा क्षेत्र हो गया। इसके अलावा जो है वीरभद्र ऋषिकेश से मिली है ना। मोर ध्वज से मिली है, मोर ध्वज को कुछ लोग जो उत्तराखंड में जोड़ते हैं, हालांकि बिजनौर में आता है अगर देखा जाए तो। खैर, इसके अलावा बिजनौर से भी इनकी जो है मुद्राएं मिली हैं, बिजनौर से भी। और एक जगह और है कुंचीपुरी, कुंचीपुरी कहाँ पड़ता है, नैनीताल में पड़ता है। कुषाणों से संबंधित जानकारी मिलती है, शक कुषाण, है ना। पहलवों की जानकारी कम मिलती है। उसके बाद जो है मौखरी वंश, सॉरी, इसके बाद आते हैं नाग। नाग वंश के द्वारा योधेयों की सत्ता को समाप्त किया जाता है, योधेय की सत्ता को समाप्त करते हैं। नागों से संबंधित जो प्रमाण है वो क्या है, एक तो है आपका रुद्र शिव मंदिर का गोपेश्वर त्रिशूल लेख, रुद्र शिव मंदिर में जो है गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, गोपेश्वर चमोली में पड़ता है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख।
इनकी जानकारी का स्रोत है। दूसरा, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में भी इसका नाम मिलता है। जो प्रमुख सबसे प्रमुख राजा है, जो शक्तिशाली शासक है नागवंश का, उसका नाम है गणपति नाग, है ना, गणपति नाग जो है इस राजा का नाम है, सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। नागों से संबंधित जानकारी हमें बेरी नाग से भी मिलती है। बेरी नाग जो है ये पिथौरागढ़ में एक जगह है ना, यहाँ से ये इनके होने की पुष्टि मिलती है। आज भी जो है बेरी नाग ये जो जगह पिथौरागढ़ में स्थित है। तो नागों ने किसकी सत्ता को समाप्त किया? योद्धाओं की सत्ता को समाप्त किया। और अगर मैं उसके बाद बात करूं तो आए मौखरी। तो मौखरी आई, तो मौखरियों ने किसकी सत्ता को समाप्त किया? नागों की। नागों की सत्ता को 6ठी शताब्दी में मौखरी वंश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और मौखरी वंश का शासन बहुत कम समय चला, तो सीधे सीधे वर्धन वंश आ गया। वर्धन वंश, वर्धन वंश में भी जो है हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन ने यहाँ पर जो है हर्षवर्धन के अधीन था ये क्षेत्र। और इसी समय 634 ईस्वी में हरिद्वार में, है ना, हरिद्वार में हेनसांग का आगमन हुआ। तो हेनसांग की बहुत सारी जानकारी, इसका आगमन शुरू होता है मायापुर, मायापुरी से। मायापुरी हरिद्वार का ही नाम है। ये ब्रह्मपुर भी जाता है ना, ब्रह्मपुर खसदेश भी जाता है भाई। और ये साथ ही साथ जो है स्त्री देश भी जाता है, स्त्री देश। इसने उत्तराखंड के बारे में बहुत वर्णन किया है। किसने? हेनसांग ने, हर्षवर्धन के टाइम के बाद। इसके बाद जाकर के उत्तराखंड में ब्रह्मपुर राज्य की अगर हम बात करते हैं, हर्ष के बाद एक राज्य उभरा ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर को जो है राजधानी बताया गया फिर से, लेकिन एक्चुअल में जो है ये ब्रह्मपुर राजधानी था। और ये यहाँ पर शासन कर रहे थे पौरव और वर्मन वंश। तो दोनों इतिहासकार दोनों को एक नाम से जोड़ते हैं, पौरव या वर्मन वंश। और दोनों को मिला करके जब एक नाम बना तो इसी को क्या कह दिया? पर्वताकार राज्य कह दिया, है ना। और इसी पर्वताकार राज्य को हेनसांग ने स्त्री देश कहा है। यहाँ पर स्त्री देश कहने का मतलब है कि महिलाएं शासिका रही होंगी। यहाँ पर क्या अनुमान लगाया जाता है? जिस प्रकार से दिल्ली में रजिया सुल्तान ने शासन किया था, मराठों में अहिल्याबाई होगी, जैसे बेगम हजरत महल होगी, बहुत सारी महिलाएं हैं, झांसी में लक्ष्मीबाई जी हैं। इसी तरीके से ब्रह्मपुर में जो है इसको स्त्री देश हेनसांग ने इसलिए कहा होगा क्योंकि यहाँ पर उस समय हो सकता है कि यहाँ की शासिका कोई महिला रही होगी, कोई स्त्री रही, ठीक है ना। इसी तरीके से पौरव वर्मन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पौरव वर्मन वंश के संबंधित जानकारी 1914 में, है ना, 1914 में वाई आर गुप्ते द्वारा 8 ताम्रलेख यहाँ से मिले, ताम्रलेख मिले, 8 ताम्रलेख मिले। और उन्हीं में वाई आर गुप्ते ने जो है पूरा का पूरा, इन्हें क्या कहा जाता है? तालेश्वर ताम्रलेख। तालेश्वर अल्मोड़ा में जगह पड़ती है। यही जो तालेश्वर ताम्र लेख हैं, उन्हीं से जो है पूरा का पूरा पौरव वर्मन वंश पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज जो है इतना रिवीजन आपका काफी है। और उसके बाद हम सीधे सीधे कार्तिकेय राजवंश पढ़ेंगे। हाँ, कुछ ऐसे वंशों की हमने चर्चा अभी इसमें छोड़ दी, करेंगे उसको भी, जैसे कि यदुराज वंश हो गया, है ना, यदुराज वंश भी था। और जैसे मित्र वंश हो गया, मित्र वंश का शासन उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्रों में रहा। यदुराज वंश की अगर मैं बात करूँ, छगलेश राजवंश की मैं बात करूँ, तो इन राजवंश के बारे में जानकारी का स्रोत राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है। राजकुमारी ईश्वर द्वारा जो कैलाश मंदिर बनाया गया था लाखामंडल में, उस लाखामंडल की दीवारों पे उन राजाओं के आज भी नाम है ना। कई जो कालसी है, यमुना नदी के जो किनारे का जो क्षेत्र है, वहां पर ये कह सकते हैं कि एक शब्द आता है जिसमें एक यज्ञ होता है जिसमें घोड़े को छोड़ा जाता है, घोड़े को छोड़ा जाता है। और वो जो घोड़ा कहाँ से भी जाए, अगर उसको किसी ने नहीं पकड़ा तो उस पर उस राजा का अधिकार मानना। तो इस यज्ञ को अश्वमेघ यज्ञ कहा गया। अश्व, घोड़ा, घोड़े से ये नाम है अश्वमेघ। बादलों की गति से घोड़ा दौड़ता है, अगर उसको कोई नहीं रोके तो वो यज्ञ जो है सफल माना जाता है और वो उस राजा को चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया जाता है। इस तरीके से जो यमुना की किनारे का क्षेत्र है, कालसे वाला जो रीजन है, यहाँ पर 3 यज्ञ वेदिकाएं पाई गई है। और सही पुरौला से भी प्राप्ति हुई है, और भी कई स्थान है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सीधे सीधे फिर उसके बाद हम कहाँ चलेंगे? कार्तिकेय राजवंश से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चंद और पंवार वंश पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में साथ देने के लिए। और कल जो है फिर शाम को मिलेंगे, कल इवनिंग में, और इससे आगे का इतिहास आपके साथ साझा करेंगे एज रिविजन। ठीक है, टॉपिक हम यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं, आप भी जानते हैं, केवल रिवीजन है। तो रिवीजन का मतलब है इतिहास आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ये घटना के बाद हुई, इस तरीके से हुई,
चीज़ों के नाम छप जाने चाहिए, वो हमारा उद्देश्य है। इसलिए आपकी ये क्या है, रिवीजन क्लास। तो इस रिवीजन क्लास में आप सभी का धन्यवाद और कल मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे।